Okay. Very good afternoon, friend. Today we have with us CA Deepak Bholusaria ji, who is a partner in Daksham and Company LLP. The topic for today's discussion is law and procedure on filing of updated income tax return. As you are aware, recently this facility has been enabled for updated income tax return filing. But there are questions on this: up to which assessment year return can be updated, if there is a reduction in refund instead of payment, then whether it can be updated, and lot of other things. So besides dealing with this, if you have any other questions also on any of the ITRs, whether technical or professional, CA Deepak Bolusaria ji, I am quite confident, I have listened to him on previous occasions also, that he will be able to guide you through the various provisions and the technical intricacies as well. Mr. Deepak Bolusaria is a commerce graduate and a fellow member of Institute of Chartered Accountants, and he has completed various certificate courses. अब इनकी अगर डिग्रीज की बात करें तो बहुत सारी हैं, और डिग्रीज के अलावा ही इज एन एस्टेब्लिश्ड स्पीकर, ही इज एन सीजन्ड प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं, पब्लिक फिगर हैं विद मोर देन 23 years of experience. So with this, it is all over to CA Deepak Bolusaria. Deepak ji, please. Thank you, Rakesh R.V. Gupta ji. Other dignitaries of the study circle, members in the profession, ladies and gentlemen. Before I start, my request to the admin is to mute all the participants right now because a lot of nuisances I can hear right now. हाँ जी, हाँ जी. तो प्लीज सर सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए. आपको म्यूट कर लीजिए. मैं आपको म्यूट कर दीजिए. I don't know मेरे पास इसमें कोई प्लीज सर, मैं देख लेता हूँ, मैं कर देता हूँ. जी 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 जी, थैंक यू. तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि लॉ और प्रोसीजर क्या है एज फार एज अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न इज कंसर्न. मेरे पास ओरिजिनली जब मैंने पहली बार बोलना शुरू करा था, अब गुप्ता जी अभी भी ना शोर काफी आ रहा है, तो इट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी बेसिकली, तो आप प्लीज देखिएगा इसको जरा. तो अब तो सारे म्यूट है सर, कोई दिक्कत नहीं है. आई डोंट नो, बाकी मेंबर्स सर, आ रहे हैं, क्या मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं तो बार बार टू टू करके आवाज आ रही है. हाँ वो हो सकता है सर, वो थोड़ा बहुत हो सकता है. आप जरा देखिए, तो आप प्लीज, जरा हाँ देखिएगा. जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही रहूंगा. हाँ जी, ये सर प्लीज. तो हाँ जी, हाँ जी. तो जब मैंने ये बोलना स्टार्ट करा, तो जो सबसे पहले जो मैंने बोलना स्टार्ट करा तकरीबन 2006 या 2007 के आसपास की बात है, मे भी उससे पहले की बात है शायद. तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था वो था इनकम टैक्स रिटर्न. और तब नया नया ई गवर्नेंस जो गवर्नमेंट ने वो लॉन्च किया था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ एमसी से, देन इनकम टैक्स पोर्टल जो आया उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो स्टार्ट करी. सबसे पहले कंपनी से स्टार्ट होती थी, तब आपको सिर्फ डाटा अपलोड करना पड़ता था, फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के डिपार्टमेंट में जाते थे, वहां पे एक ठप्पा लगवाते थे, लाइक दैट. वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड टुडे अब सिचुएशन ये है कि अब तो असेसमेंट्स भी जो है फेसलेस हो गया, ऑल इलेक्ट्रॉनिक. उस जमाने के अंदर जो रिटर्न फाइलिंग का टाइम था वो तकरीबन 2 साल हुआ करता था फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट. तब आप केवल ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज कर सकते थे, बिलेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते थे. धीरे धीरे करके लॉ चेंज होता चला गया, और आज सिचुएशन ये है कि आज सिर्फ हमारे पास 9 महीने बचे हैं from the end of the assessment year when we can either revise our return or we can file our belated return. Obviously उसके साथ साथ जो assessments के time है वो भी change हुए हैं, because government thinking that and the time of electronic filing, right, maximum information has been is being made available on the electronic through the electronic version itself. Then I would think that there should be any time lag between preparation of your accounts or preparation of your return, फाइलिंग ऑफ द रिटर्न. बट इससे काफी सारे चैलेंजेस भी आने लग गए थे लोगों को, बिकॉज कई बार ऐसा होता था आपको रिटर्न आपको मालूम ही नहीं है कोई इनकम है, या आपसे कोई भी इनकम कोई छूट जाती थी, एंड यू आर स्टिल रेडी टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम ऑब्वियसली विद द इंटरेस्ट. तो आपके पास कोई एवेन्यू नहीं था.
या दूसरा एवेन्यू था कि आप आपकी रीअसेसमेंट हो, उस रीअसेसमेंट में आप उसको ऑफर कर दें, लाइक दैट। लेकिन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम नहीं चाहते कि हम फोर्सफुली आपसे टैक्स लें, हम चाहते हैं कि आपसे जो टैक्स है वो वॉलंटरी ही लिया जाए। ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशन थी कि जब मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, कोई भी कारण रहा, मैं रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाया, और आज मुझे रिटर्न फाइल करनी है, चाहे वो बैंक पर लोन के पर्पज के लिए है, किसी और पर्पज के लिए, मुझे वो आज रिटर्न चाहिए। ऑब्वियसली उसमें टैक्स भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। या ऐसा हो सकता है मेरे पास एक नोटिस आया कि आपने ये रिटर्न फाइल नहीं करी और इसमें ये इनकम है, आई वॉज नॉट अवेयर, राइट, और मे बी आई एम नॉट दैट टैक्स सेवी कि मुझे मालूम हो, और मैंने अभी तक किसी सीए को एंगेज भी नहीं करा है, तो मुझे लगता है यार मैं रिटर्न भरूं, कैसे भरूं, उसका भी टाइम लिमिट, जो टाइम पीरियड है वो चला गया। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो इस, आई बिलीव कि इस प्रोविजन को लेके आने के लिए हैं। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो आज यू रिटर्न से रिलेटेड है या अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरी सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपना अपना जो माइक है वो स्विच ऑफ कर दीजिए। तो हम देखेंगे कि इसका नेचर क्या है, इसका बेनिफिट क्या है यू रिटर्न फाइल का, लॉ क्या कहता है, क्या कहते हैं, क्या हम रिटर्न फाइल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उसकी टाइमलाइंस क्या है। फिर ऑब्वियसली आपको एक टाइम पीरियड दिया गया जब आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते थे या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे, या आप रिटर्न में कोई गलती है तो उसको भी ठीक कर सकते थे, व्हिच इज वी आल्सो कॉल एज रिवीजन। बट वो टाइम भी चला गया। अब हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने रिटर्न को ठीक कर लीजिए। तो भाई अगर हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे तो आपसे कुछ हर्जाना भी तो लेंगे। तो वो हर्जाना क्या है? दैट इज एडिशनल टैक्स। वी विल सी कि कितना एडिशनल टैक्स मुझे देना पड़ेगा, राइट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है। तो पहले समझते हैं कि अपडेटेड रिटर्न है क्या और हमें चाहिए क्यों है। बैकग्राउंड तो मैं मोरलेस आपको दे चुका हूं कि मैं रिटर्न फाइल कर दी मैंने, उसमें कोई गलती रह गई, कोई इनकम मेरे को बाद में पता लगा अच्छा ये इनकम भी थी जो उस साल में ही टैक्स होनी बनती थी, रादर देन कि मैं असेसमेंट हो और उसमें मैं फिर एडिशनल टैक्स दूं, पेनल्टी दूं और सब कुछ दूं। तो क्यों ना मैं खुद ही अपनी तरफ से जो है जाके ये वो जो इनकम है मैं ऑफर करूं। तो अगर आपने कोई पहले रिटर्न फाइल कर रखी है, चाहे वो 139(1) की हो, 139(4) की हो, 139(5) की हो, उसमें अभी भी अगर कोई गलती रह गई है, you can definitely correct that mistake by filing your updated return। लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अपडेटेड रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न नहीं है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगती हैं इसकी। यानी कि हर केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस ओनली वेयर यू आर एलिजिबल टू फाइल दिस अपडेटेड यू रिटर्न, यू कैन से, या यूं कहूं कि सब फाइल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर आप ये रिटर्न जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। ये काफी सवाल आया जब ये रिटर्न आया, प्रोविजन आया कि मैं रिटर्न फाइल करना भूल गया, क्या आज मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं? यस, 139(8)(a) आज भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप रिटर्न फाइल करना ओरिजिनली भूल गए, यानी कि ना आपने 139(1) में फाइल करी, ऑब्वियसली 139 में फाइल करेंगे तो 139(5) में भी हो सकता है आप रिवाइज कर सकते थे, आपने वो नहीं करी, तो हम वो सिचुएशन ले रहे हैं जहां मैं रिटर्न ऑल टुगेदर फाइल करना ही भूल गया और उसका जो टाइम जो पीरियड है वो निकल गया। और चूंकि अब पहले एक जमाने में 2 साल हुआ करता था, अब तो केवल असेसमेंट ईयर खत्म होने की सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर मैं एट मैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, वो टाइम भी मेरे पास मिल सकता है। तो मैं क्या करूँ? तो आप ये अपडेटेड रिटर्न वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने शुरू में कहा, देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड टू दिस। टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसका आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है। एक सवाल ये आया कि ये अपडेटेड रिटर्न को मैं अपडेटेड रिटर्न ही क्यों बोल रहा हूं, रिवाइज क्यों नहीं? गवर्नमेंट ने जब रिवीजन का ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 139(5) के अंदर, तो मैं उसी को रिवाइज क्यों ना कर दूं, राइट। 139(4) का टाइम भी आप चेंज कर सकते थे, 139(5) का टाइम भी चेंज कर सकते थे, नो डाउट अबाउट इट। बट उसके साथ जो वो एडिशनल टैक्स की हम बात कर रहे हैं वो फिर कैसे, राइट। तो फर्क क्या है अपडेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न? पहली बात तो जब मैं रिवीजन की बात करता हूं तो बेसिकली मैं अपनी पुरानी रिटर्न फाड़ी मैंने और उसकी जगह मैंने एक नई रिटर्न लगा दी।
दैट इज रिवीजन, राइट। रिवीजन मैं मल्टीपल टाइम कर सकता हूँ, कोई टाइम लिमिट, कोई उसकी लिमिट नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार। ऑब्वियसली जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आप ईओ की नजर में भी आएंगे और आपको बताना भी पड़ेगा कि आपने रिटर्न रिवाइज क्यों करी थी, राइट। बिकॉज कोर्स ने हेल्ड किया है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप रिवाइज कर सकते हैं, देयर हैज टू बी बोना फाइड रीजन आल्सो फॉर रिवीजन। otherwise even though you can file the return but penalty may be levied, right। ऐसा हो सकता है आपका बोनाफाइड रीजन नहीं था ना, आपने एक इनकम फाइल करी और बाद में एक इनकम आपने एडिशनल उसमें फाइल कर दी, तो अगर आपके पास रीजन बोनाफाइड नहीं है तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। बट जब मैं अपडेटेड रिटर्न की बात करता हूं तो अपडेटेड रिटर्न सिर्फ आप एक बार ही फाइल कर सकते हैं। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको अपॉर्चुनिटी एज फार एज अपडेटेड रिटर्न इज कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एक बार मिली है। तो आई कैन से I can revise the revised return, but I cannot revise the updated return, right? दूसरा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जहां तक रिवीजन की बात है, आप रिवीजन कितनी बार करें, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपसे गलती होगी आप रिवाइज कर दें, आप टीडीएस लेना भूल गए थे आप रिवाइज कर दें, आप कोई टैक्स क्लेम करना भूल गए थे आप रिवाइज कर दें, आप कोई क्लेम लेना भूल गए थे आप रिवाइज कर दें, आपने क्लेम ज्यादा ले लिया आप रिवाइज कर दें। You can do anything you want to, और आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि टाइमलाइन है, राइट। तो उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आप कोई भी एसएससी अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। ऑब्वियसली रीजन होना चाहिए। बट जब मैं अपडेशन की बात करता हूं तो अपडेशन के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हुई है। आप हर केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और तकरीबन 5 प्रोवाइजो हैं सेक्शन 139(8)(a) के अंदर जो वेरियस सिचुएशंस में आपकी कंडीशन बताते हैं। 5 तो प्रोवाइजो है, उन प्रोवाइजो में फिर फर्दर कंडीशन, तो आपको एक एक प्रोवाइजो टेस्ट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट प्रोवाइजो में अगर आप आउट हो गए देन बाकी प्रोवाइजो नहीं गए। फर्स्ट में आप ओके हो गए, दूसरे में नहीं हुए तो आउट, पहले 2 में हो गए तीसरे में नहीं हुए तो आउट। तो ऐसे करके आपको वो जो 5 प्रोवाइजो है वो टेस्ट करने पड़ेंगे कि क्या आप एलिजिबल भी हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। दूसरा, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, राइट। बिल कम्स ड्यू, वी कॉल इट एज। जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइम पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको सारे टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फीस का 25% एक्स्ट्रा भी देना पड़ सकता है या 50% भी एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो क्या ये पेनल्टी है एक तरह से? मुझे लगता है यस, क्योंकि अगर मैं 270(a) में भी जाता हूं तो वहां भी 50% का प्रोविजन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी ही ले रही है और कुछ नहीं है, बिकॉज दिस 25 पेनल्टी इज बेस्ड ऑन द इंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली एडिशनल की बात करूंगा मैं। मान लीजिए आपकी पहले लायबिलिटी 1 लाख बनती थी, अब आपकी लायबिलिटी 1.5 लाख बनती है, तो आपको वो 50,000 का टैक्स तो देना ही है विद इंटरेस्ट। लेकिन वो जो आप एडिशनल वर्ड यूज नहीं करूंगा, आई विल से जो डिफरेंशियल है टैक्स का, राइट। पहले 1 लाख थी लायबिलिटी, अब 1.5 लाख लायबिलिटी है, तो वो जो 50,000 एक्स्ट्रा आप पे करेंगे उसका ऑन टॉप ऑफ दैट 25% या 50% जो है वो आपको देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल। Members are requested to kindly switch off their mics. अब लॉ क्या है इसके ऊपर? अब इसमें 2 सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A और दूसरा है सेक्शन 140B। एंड रूल है 12 कोई इतना खास लंबा चौड़ा रूल नहीं है, बड़ा सिंपल सा रूल है। इट ओनली टॉक्स अबाउट की रिटर्न कैसे जाएगी, कैसे दी जाए। तो हम समझते हैं कि 139(8)(a) क्या कहता है और सेक्शन 140B क्या कहता है, राइट। 139(8)(a) कहता है कि आप कौन कौन रिटर्न फाइल कर सकता है, कब कब रिटर्न फाइल कर सकता है, कब कब रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के कारण कोई और इम्प्लीकेशंस हैं या नहीं है। तो ये सारी बातें जो है सेक्शन 139(8)(a) में कही गई है। अब आते हैं 140B। 140B कहता है भाई तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो अपडेटेड रिटर्न, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, आओ मैं बताता हूं आपको एडिशनल टैक्स
कैसे कंप्यूट करना है, क्या आपको कंसीडर करना है, क्या नहीं करना, कैसे 234A का, बी का, सी का जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूट होगा एज फार एज अपडेटेड रिटर्न इज कंसर्न। तो ये जो 139A और 140B है ना जी, ये चोली दामन का साथ है इनका। यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर 140B एंड टेक इनटू अकाउंट 139A। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आपका एडिशनल टैक्स जीरो बने, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट बहुत रेयर केस होगा ऐसा। बट ये दोनों सेक्शन साथ साथ चलेंगे, क्योंकि 140 ऑनवर्ड ये जो सेक्शन है ये हम बात कर रहे हैं टैक्सेस कैसे पे होंगे, तो इसलिए 140B के अंदर प्रोविजन है, और 139 जो कोड है, सेक्शन है, वो बात करता है रिटर्न्स के बारे में। इसलिए रिटर्न कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, एलिजिबल है नहीं है, टाइमलाइन क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें हमने करी है 139(8)A के अंदर। अब हम बात करते हैं 139(8)A और उसके जितने प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको पहले भी दे चुका हूं कि 139(8)A का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसेप्ट क्या है 189। तो अभी तक इतने सालों के इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमने बात सुनी है ओरिजिनल रिटर्न की, बिलेटेड रिटर्न की या रिविजन्स की, और अगर मैं टीडीएस में चला जाऊं तो करेक्शन की बात करते हैं। बट ये जो अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट है, आई बिलीव ये पहली बार है। तो पर्पस क्या है? पर्पस वैसा ही है जैसा रिवीजन का है, बट विद सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। आपका कोई हेड गलत हो गया, आप कर सकते हो। आपका अनअब्जॉर्ब्ड लॉस, मान लीजिए कोई असेसमेंट ड्यूज के कारण आपका अनअब्जॉर्ब्ड लॉस में चेंज आ रहा है, आप ठीक कर सकते हो, राइट। आपने कोई डिस्क्लोजर इनकरेक्ट दे दिया, या मान लीजिए आपको एक फॉरेन एसेट्स का डिस्क्लोजर देना था, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड एज फार एज फॉरेन एसेट्स आर कंसर्न, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट कहता है कि आपको थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न आपको सारे डिस्क्लोजर्स देने हैं। आप वो डिस्क्लोजर देना भूल गए, आपको बाद में याद आया कि ये डिस्क्लोजर तो मैं देना भूल ही गया, बिकॉज अगर मैं डिस्क्लोजर नहीं देता और कल को पता लग जाता है तो वो पूरी की पूरी जो एसेट्स हैं जो मैंने डिस्क्लोज ही नहीं करी, इट मे बिकम माय इनकम, और एक बार वो इनकम बनी तो फिर पेनल्टीज आएंगी, टैक्सेस आएंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो आप वो भी ठीक कर सकते हैं, कोई क्लेम ठीक करना है आप वो भी कर सकते हैं। तो आप जैसे रिवीजन करते हैं फाइल, आप वैसे आप इसको कर सकते हैं विद द कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कौन फाइल कर सकता है? जैसे मैंने शुरू में बताया, सभी कर सकता है, सभी कर सकते हैं, चाहे आपने रिटर्न पहले फाइल कर रखी है या नहीं कर रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिटर्न 139(1) में फाइल करी थी, 4 में फाइल करी थी, 5 में फाइल करी थी या कहीं नहीं। तो जिस भी पॉइंट पे है आप वहां से स्टार्ट करके अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अगेन विद द टर्म्स एंड कंडीशन। बार बार मैं ये वर्ड यूज करता रहूंगा इन द एंटायर प्रेजेंटेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो पहली कंडीशंस क्या है जी? प्रोवाइजो 1 ऑफ सेक्शन 139(8)A पहला। गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं आप? मेंबर्स को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने अपने माइक स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज। नहीं अभी कुछ नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। वो जैसे कई बार सपोज करो कि मुझे उनको सुन लो, क्या नाम है, कपिल गोयल को, तो कई बार मुझे लगता है कि शुरू सर उबर के बारे में आप थोड़ी देर में बाद में बात कर लीजिएगा सर। आदमी ना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है। आज गुप्ता जी ऐसे नहीं हो पाएगा जी। कोई नहीं सर, मैंने म्यूट कर दिया, प्लीज। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता सर, क्या करें, वो भी अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं, हो जाता। प्लीज प्लीज वीरविदास, हाँ जी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है फर्स्ट प्रोवाइजो की, वो ये है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी रिटर्न में लॉस नहीं होना चाहिए। इवन इफ हो सकता है आप लॉस को कम कर रहे हो, राइट। पर एक प्रोवाइजो है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्रोवाइजो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर तो पहला ही प्रोवाइजो है वो ये कहता है इट इज अ रिटर्न ऑफ लॉस, सो यू कैन फाइल द अपडेटेड, राइट। फिर ऑब्वियसली लॉस का मतलब उस करंट ईयर का लॉस होना चाहिए, राइट, करंट ईयर का लॉस। आपने पिछले बार जब रिटर्न फाइल करी थी, ऑब्वियसली जो बात करूं आपने रिटर्न फाइल कर रखी है, चाहे वो ओरिजिनल है, चाहे वो बिलेटेड है, चाहे वो रिवाइज्ड है, राइट। आपने रिटर्न फाइल करी, उसमें जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसमें टीडीएस क्या था, एडवांस टैक्स क्या था, क्या नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट।
आपकी अगर पिछली रिटर्न में लेट से टैक्स 1,01,000 रुपए की है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, और इस बार अब आप कह रहे हो जी 1,00,000 रुपए रह गई है बिकॉज ऑफ अपडेटेड रिटर्न, सॉरी बॉस, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। पोजीशन सेम तो हो सकती है, बेटर हो सकती है फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट वर्स्ट नहीं हो सकती, राइट? इट हैज टू बी इधर रेवेन्यू न्यूट्रल और रेवेन्यू पॉजिटिव, रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको कंसेप्चुअली अगर हम बात समझ सकते, आप अपने रिटर्न में कह रहे हैं जी रिफंड दे दो, भाई साहब रिफंड नहीं मिलेगा, राइट? आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप करो नहीं, रिफंड तो मैंने पहले ज्यादा लिया था, इसको रिफंड, अब इस रिफंड को और बढ़ा दो, नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो ये 3 मेजर कंडीशंस हैं जब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। अगर ये 3 कंडीशंस आपकी बन रही हैं अपडेटेड रिटर्न के अंदर, सॉरी, फॉरगेट अबाउट अपडेटेड रिटर्न। हाँ और दीपक जी, इसमें ना एक सवाल आया था, लोगों ने कहा था जी हम अपना अगर रिफंड रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या फाइल कर सकते हैं? टैक्स हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, सर आपकी लेकिन पॉइंट सही है, लेकिन अगर मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ, आपको लैंग्वेज में एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के बता, कोई कहता है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द अपडेटेड रिटर्न, सर ध्यान से सुनना जी, अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट्स इन रिफंड, ओके रिजल्ट्स इन रिफंड, बाकी तो मैं इग्नोर ही कर देता हूं ना जी, रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीजेस द रिफंड। नहीं, तो मैं तो जब कह रहा हूँ कि रिजल्ट, मैं रिफंड कम कर रहा हूँ। मैंने लेकिन रिफंड पहले रिफंड तो है, 50,000 का लेकिन क्लेम किया था और अब 25,000 का क्लेम कर रहा हूँ। देखिए देखिए सर, मैं अगर लॉ की लैंग्वेज को वर्बाटिम पढ़ूं तो जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो मेरा लॉ, मेरा दिमाग कहता है, वो कहता है कि इट शुड नॉट बी अ रिफंड रिटर्न, तो मेरे हिसाब से आप एलिजिबल ओके नहीं हो। ओके ओके, ठीक है जी, बट ठीक है सर। एट द सेम टाइम लॉ कहता है इंक्रीज इज द रिफंड। तो सवाल ये कि जब रिफंड ही नहीं, जब रिफंड को ही अलाउ नहीं कर रहे आप, तो रिफंड में इंक्रीज कर रहा हूँ, रिफंड डिक्रीज कर रहा हूँ, वो रेलेवेंट कैसे रहे? तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस लैंग्वेज के अंदर। तो आई बिलीव सीबीडीटी को इस पे एक सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई करना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ओके सर। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, एंड आई बिलीव यही जो है जो लॉ का जो लैग है वो कंफ्यूजन पैदा करता है। बट जब मैं पढ़ता हूँ, इट शुड नॉट रिजल्ट इन ए रिफंड, राइट? यानी कि जब मैं अपडेटेड रिटर्न की बात करूँ, अपडेटेड रिटर्न है क्या? अपडेटेड रिटर्न, मान लीजिए मैंने पहले एक इनकम 1,00,000 रुपए की थी और अब मेरी इनकम एक्चुअली बनती थी 1.5 लाख। अब हो सकता है उस 1.5 लाख में भी ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं कुछ कर रहा हूँ। पहली बात हम बात करें इनकम की बात करें तो, राइट? अब उसके बाद हम निकालूंगा टैक्स लायबिलिटी। हो सकता है आपकी इनकम सेम हो, लेकिन आपने हो सकता है टैक्स रेट गलत ले लिया हो सकता है स्पेशल इनकम को आपने जनरल इनकम में डाल दिया हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दैट अब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो रही है। तो टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, सॉरी बॉस, नॉट पॉसिबल, आप आउट हो गए। अब हम बात करते हैं, नहीं टैक्स लायबिलिटी तो मेरी सेम है, राइट? लेकिन मैं एक क्रेडिट लेना भूल गया टीडीएस का। अब बिकॉज ऑफ क्रेडिट मेरा रिफंड बन रहा है, तो रिफंड आप अलाउ नहीं, रिफंड आपको अलाउ नहीं। तो मैंने बोला ना कि रेवेन्यू न्यूट्रल पोजीशन तो हो सकती है, रेवेन्यू नेगेटिव पोजीशन नहीं हो सकती। ठीक है जी, ठीक है सर। हाँ जी, ओके सर। Still, I believe this question needs to be answered by the department through sufficient clarification. अब आते हैं, ये मेन कंडीशन दीपक जी, एक क्वेश्चन पूछूं अभी यहाँ पे? हाँ जी प्लीज। मान लिया कि मैं रिफंड ना दे डिपार्टमेंट, रिटर्न तो फाइल हो जाएगी सर, यही तो मेरा पॉइंट है। आप बात कर रहे हो पोस्ट फैक्टो की, मैं तो कह रहा हूं आपको दरवाजे से नहीं घुसने दे रहा मैं। आप कह रहे हो मेरे को अलाउ तो कर दो, आप रिफंड मत देना। मैं कह रहा हूं लॉ ही मुझे रोकता है कि भाई तेरी रिटर्न में रिफंड है, ओके आउट, अंदर ही नहीं आना, हम आपकी अपलोड ही नहीं होने देंगे रिटर्न, बिकॉज आपकी रिटर्न में रिफंड है। नहीं तो मैं पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से बचना चाहता हूँ फाइल करके। सर आप फिर रिटर्न उसी ढंग से फाइल करो ना कि उसमें रिफंड ही ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जो टीडीएस जो मान लिया रिफंड बन रहा हो तो वो क्लेम कम कर लें और उसको नील करके फाइल कर दें। एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली आप इनकम पूरी डिस्क्लोज करो, आप टीडीएस कम क्लेम करो, हु इज स्टॉपिंग यू? रास्ते तो आपके पास है ना सर, लेकिन लॉ यही है, जैसा मैं आज नहीं कर पा। ओके सर, थैंक यू। ऑब्वियसली सर नया लॉ है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको आए को, तो धीरे धीरे करके हम सब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें स्टैब्लिश होनी शुरू होगी। तो यूटिलिटी आ गई है क्या? यूटिलिटी मैं आता हूँ सर उसके लिए, लेट्स नॉट जंप द रेस। अब आते हैं, ये तो तीन मेन कंडीशन थी जो हर आदमी को इंपैक्ट करे। अब ऐसा हो सकता है सर कि मेरी सर्च हो गई हो, क्वाइट पॉसिबल है, और मुझे पता है यार सर्च के अंदर मेरी एडिशन होएगी। तो मैंने कहा अच्छा अपडेटेड रिटर्न का प्रोसीजर अवेलेबल है, लेट्स फाइल द अपडेटेड रिटर्न। नो, आप नहीं कर सकते। 132A में आपको रिक्वेजिशन आई कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले आओ, नोटिस आ गया उस असेसमेंट ईयर का, नहीं कर सकते। ना केवल उस साल की नहीं कर सकते बट बाकी के सालों की भी नहीं कर सकते। आप देखें लॉ कैसे है, मान लो 2021 का नोटिस आया मेरे को, या 2021 की सर्वे हो गई, सर्च हो गई, या सर्वे भी हो गया मेरे, तो 2021 तो गया ही गया, 21, 22, 23 भी चले। हो सकता है सर्वे किसी और के आया हो, सॉरी किसी और के यहाँ सर्च हुई हो, उस सर्च में कोई डॉक्यूमेंट मिले और वो डॉक्यूमेंट आपसे रिलेटेड हो और आपको नोटिस आ गया हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। ऑब्वियसली जब तक नोटिस आया उससे पहले अगर आपने कर ली वेल एंड गुड है, बट द मोमेंट आपको नोटिस इश्यू हो गया उसके बाद आप इनएलिजिबल हो जाओगे अपडेटेड रिटर्न फाइल। इस पे कोई सवाल सर? ये तो आगे बढ़ो। और कंडीशंस क्या है? आपकी असेसमेंट होगी सर स्टार्ट, नोटिस आ गया आपको असेसमेंट का, जब असेसमेंट का नोटिस आया और टाइम तो निकल चुका आपकी रिटर्न को रिवाइज करने का। देखिए बात अपडेटेड रिटर्न की कर रहा हूं मैं, रिवाइज रिटर्न की नहीं कर रहा। रिवाइज रिटर्न का अगर आपका टाइम है और नोटिस आया हुआ है तो भी आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो अब आज की डेट में मुझे लगता है कि पॉसिबल होगा ये। पहले हमने खुद अपने कई केसेस के अंदर रिटर्न रिवाइज करी है हमने, बट अगर अब आपकी ये असेसमेंट चल रही है, रीअसेसमेंट चल रही है, रिकम्पुटेशन चल रही है, रिवीजन चल रही है आपकी, तो आप रिटर्न उस असेसमेंट ईयर की फाइल नहीं कर सकते। लेकिन उस असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं, बाकियों की नहीं कर रहा। असेसमेंट उस साल की कंप्लीट हो गई, रीअसेसमेंट उस साल की कंप्लीट हो गई, रिवीजन भी कंप्लीट हो गई है, तो भी नहीं कर सकते। यानी कि एक बार अगर आपको असेसमेंट का या रिवीजन का नोटिस आ गया तो सर अपडेटेड रिटर्न का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से चली जाएगी। अपडेटेड की आपके खिलाफ किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गई, राइट, तो जिस साल की प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगी है उस साल की भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं। एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन आई हुई है एफएम एक्ट के अंदर या बेनामी एक्ट के अंदर या मनी लॉन्ड्री एक्ट के अंदर या ब्लैक मनी एक्ट के अंदर, और वो उसने आपसे शेयर कर दी है, जिस दिन आपसे शेयर करें उस दिन से आप इनएलिजिबल हो जाओगे। जब तक शेयर नहीं करी उससे पहले आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 90 के अंदर कोई एग्रीमेंट है किसी कंट्री के साथ, यानी जैसे मैप प्रोसीजर होता है, आपके उनके पास इंफॉर्मेशन आई और आपको शेयर कर दी, अगेन उस केस में भी आप रिटर्न अपडेट नहीं कर सकते। और फाइनली लास्ट तुर्रा भी डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में ले लिया कि एनी क्लास ऑफ पर्सन विच डिपार्टमेंट और सीबीडीटी में नोटिफाई दोज पर्सन विल आल्सो बी इनएलिजिबल। दो एज ऑफ कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट कल को गाज गिर सकती है। ऑब्वियसली जब मैं बात करूंगा क्लास ऑफ पर्सन, तो मैं बिलीव करता हूं कि शायद जो प्रोवाइजो है इस प्रोवाइजो के दायरे में ही होनी चाहिए, बिकॉज अगर इसने लिखना था तो वो लास्ट में भी कहीं और भी लिख सकता था, पर उसने इसी प्रोवाइजो में ये बात कही कि एनी क्लास ऑफ पर्सन एज विल बी एडिशनल नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। तो आई बिलीव उसका जो दायरा होगा उस नोटिफिकेशन का वो कहीं ना कहीं इस प्रोवाइजो के अंदर ही होगा, इस प्रोवाइजो के बियॉन्ड नहीं जा सकता। जैसे मैंने शुरू में बताया था, जो मेरा फर्स्ट प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि आपकी जो रिटर्न है
वो लॉस की नहीं हो सकती। पर आप अपनी लॉस की रिटर्न को प्रॉफिट की रिटर्न तो बना ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो मेरा फोर्थ प्रोवाइजो है, ये वो मेरे को बोलता है कि अच्छा, उसमें भी खास बात ये है कि वो जो लॉस की रिटर्न है वो आपकी टाइमली फाइल होनी चाहिए, वो आपकी टाइमली फाइल होनी चाहिए। अब और एक इंटरेस्टिंग है, अब यहां कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। आपने कहा कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपका जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो आपने कम कर दिया, वो आपने कम कर दिया। अब चूंकि आपने इस साल में कम किया, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है आपके बाकी सालों में भी आएगा, जिसको हम डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं या इसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जो आप उसको कहना चाहें। तो लॉ ये कहता है, फिफ्थ प्रोवाइजो ये कहता है कि भाई अगर आप इस साल रिवाइज, आप अपनी रिटर्न अपडेट कर रहे हो और अपडेट करने के कारण आपका जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है या जो टैक्स क्रेडिट है वो कम हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड कम हो रहा है, तो भाई फिर जो बाकी सालों की रिटर्नें हैं आपको वो भी अपडेट करनी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए 20-21 करूं तो उसका इंपैक्ट क्योंकि 21-22 के अंदर है तो वो भी होगा, वो भी होगा। अब मेरा एक सवाल है, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरफ आप कह रहे हो कि आप जो रिटर्न है वो लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए 21-22 की रिटर्न भी लॉस की है, पहले लेट से लॉस जो था वो 2 करोड़ का था, अब चूंकि मेरा जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो कम हो गया, तो हो सकता है उसके कारण जो अगले साल की रिटर्न है उसके लॉस में थोड़ा चेंज हो जाए, रद्दो बदल हो जाए, राइट, लॉस बढ़ जाए, लॉस घट जाए, दोनों सिचुएशन लेते हैं हम। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोवाइजो फर्स्ट तो कहता है कि आप कर नहीं सकते अगर लॉस की रिटर्न है, लेकिन प्रोवाइजो 5 कहता है कि आपको वो करनी पड़ेगी। आई बिलीव ये प्रोवाइजो जो फिफ्थ प्रोवाइजो है ये ओवरराइड करेगा फर्स्ट प्रोवाइजो, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। बिकॉज वो अपडेट जो आप रिटर्न कर रहे हो वो ऑन योर ओन वायोलेशन नहीं कर रहे हो, आप वो अपडेट कर रहे हो बिकॉज ऑफ अपडेशन इन 2021, उसमें कैरी फॉरवर्ड था, वो कैरी फॉरवर्ड चेंज हो गया और उसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो 21-22 में आ रहा है, तो इसलिए अब आप वो रिटर्न अपडेट कर रहे हो। पर अब सवाल आता है, जब मैं वो अपडेट कर रहा हूं तो क्या मैं और अपडेशन भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। ओनली थिंग इज, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें वो पूछता है कि आप रिटर्न किस वजह से आप अपडेट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको वो रेलेवेंट जो रीजन है वो चूज करना पड़ेगा। आई बिलीव दिस इज वन एक्सेप्शन। तो ये अब तक जितने प्रोवाइजो हैं सेक्शन 139(8)A के अंदर कि कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, किस किस कंडीशन में आपको अलाउ नहीं होगा, लॉस की रिटर्न हो, रिफंड इंक्रीज हो, क्या है क्या नहीं, लाइक। अब आते हैं टाइमलाइंस के ऊपर। अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कब कर सकते हैं? पहली बात तो सर, अगर मेरा ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का टाइम है, मेरा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम है या मेरे पास रिवाइज करने का टाइम है, तो ऑब्वियसली मुझे अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाई शुड आई? आप तभी रिटर्न फाइल करेंगे जब आपकी ये सारी टाइमलाइंस खत्म हो गई। आज की डेट में टाइमलाइंस क्या है? अगर मैं असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करता हूँ, एज पर असेसमेंट ईयर 22-23 जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 के बाद मैं असेसमेंट ईयर 22-23 की कोई रिटर्न फाइल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल टाइमलाइन बाय नोटिफिकेशन बढ़ा दी जाए, देन इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। द लॉ व्हिच स्टैंड्स टुडे, द अपडेटेड द अमेंडेड 139, इट सेज कि 139(4) और 139(5) दोनों कि जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम है वो 3 महीने फ्रॉम द बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। सिमिलरली जो रिवीजन है वो भी ये कहता है 3 महीने बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। इफेक्टिवली असेसमेंट ईयर मेरा 22 कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में अपनी रिविजन रिटर्न, अगर टाइमलाइन अवेलेबल है, अदरवाइज बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न ही फाइल कर सकता हूँ। अपडेटेड रिटर्न का टाइम तब से स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ 22-23 की, तो 22-23 का टाइम स्टार्ट तो हो गया 1 जनवरी से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी 2023 तक ही मैं फाइल कर सकता हूँ, नहीं, सॉरी 31 मार्च 2023 तक ही फाइल कर सकता हूँ। 1 जनवरी 2023 23 से स्टार्ट होके
इट में गो टिल 31st ऑफ मार्च 2025, यानी कि 2 साल और मिलेंगे असेसमेंट ईयर खत्म होने। अब असेसमेंट मेरा 22-23 कब खत्म होगा? 31/3/2023 को, तो 2 साल अब उसमें ऐड कर लीजिए। 31/3/2025 तक जो है आप अपनी असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब सवाल ये आया कि पहली अपडेटेड रिटर्न में किस असेसमेंट ईयर? तो एज द लॉ स्टैंड्स टुडे, the first assessment year for which you can file your updated return is assessment year 2021 only, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की आप जो अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल करें। बट अभी हम बात करेंगे, इसको देखेंगे कि एग्जैक्टली उसमें टाइम कितना बचा। टाइम कोई बहुत ज्यादा बचा नहीं है, पूरे 24 महीने नहीं मिल रहे हैं। रूल 12AC की बात करते हैं, वो सिंपली कहता है कि भाई या तो आप DSC लगाओ या EVC लगाओ। अगर आपका ऑडिट केस है तो फिर आपको जो है मैंडेटरीली आपको DSC लगाना ही पड़ेगा, जैसे हम बाकी रिटर्न्स के केस में करते हैं। तो ये कोई खास डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है। अब हम बात करते हैं 140B की, और ये सबसे क्रूशियल सेक्शन है जो मैं अपडेटेड रिटर्न की बात करता हूं, बिकॉज यहां वो धाराएं हैं या प्रोविजन है जो मुझे फाइनेंशियली हिट करेंगी। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 139A और 140B इन दोनों का चोली दामन का साथ, आपको दोनों को साथ में रख के ही चलना पड़ेगा, तभी आप इसका रियल इंपैक्ट निकाल सकते हैं, राइट। 139 क्या बात करता है? कब, कहां, किसने रिटर्न फाइल करनी है या कर सकता है। 140B कहता है भाई फाइल करनी है, अच्छा भी फाइल करनी है तो ये पेनल्टी लगेगी, हर्जाना भरना पड़ेगा, ये टैक्स देना पड़ेगा, और ऐसे से हम आपको क्रेडिट्स देंगे, राइट। ये 140B कहता है। अब 140B जो है सिचुएशन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। वो क्या आपने ये रिटर्न कभी फाइल करी थी या नहीं करी थी? अगर करी थी तो सिचुएशन अलग हो जाएगी, आपने नहीं करी कभी तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। ऑब्वियसली 140B सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन, एडिशनल टैक्स कंप्यूटेशन की बात करता है। रिटर्न फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये 140B का डिसीजन नहीं है। वो डिसीजन आपको 139(8)A में ही जाके डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पहले आप एलिजिबल हो, ओनली देन यू विल टेक इनटू अकाउंट, बट ऑब्वियसली दोनों को साथ साथ रीड करना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है कि दो सिचुएशन क्या, ITR फाइल कर रखी है या फाइल नहीं कर रखी। अब अगर ITR नहीं फाइल कर रखी तो क्या होगा? हो सकता है आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया हो, ITR तो फाइल ही नहीं करी, क्लेम ही नहीं करा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने TDS जमा कराया होगा, TDS कटा होगा, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, क्लेम नहीं करा, कर लो। कोई 89 की रिलीफ है, ले लो। कोई 1991 या 90A का फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, ले लो, कोई नहीं रोक रहा आपको। कोई मैट क्रेडिट है, ले लो भाई, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन इसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं है, ध्यान से देखिए। क्यों नहीं है सेल्फ असेसमेंट टैक्स? भाई आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आएगा कैसे सीन में? तो अब आप जो है सेल्फ असेसमेंट अगर आपने जमा करा भी दिया है तो वो आप ऐसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही आप उसको क्लेम करेंगे, राइट। अब सवाल है कि रिटर्न तो आपने फाइल करी नहीं, तो मैं 234ABC कैसे कंप्यूट करूंगा? भाई आप रिटर्न आज फाइल कर रहे हो ना, तो आपकी ड्यू डेट जो थी, लेट्स से इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो तो 31 जुलाई में थी। 31 जुलाई आई बिलीव करता हूँ 2020 लेके चलते हैं, मैं एक्सटेंडेड डेट नहीं ले रहा, आई बिलीव उस साल में शायद एक्सटेंशन भी है। तो जो भी है उस डेट की आपकी ड्यू डेट है, उससे लेके आज जुलाई में अगर आप रिटर्न फाइल कर दो तो उतने महीने का आप 234A निकाल लीजिए, ऐसे ही आप 234B निकाल लीजिए, और अकॉर्डिंगली आपको 234C भी निकाल लीजिए, राइट। आप अपना बनाएं, टैक्स बनाएं, जमा कराएं, ये जो सारा निकल के आएगा ना जी आपका टैक्स। अभी मैं एडिशनल टैक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल टैक्स। तो आपका जो नॉर्मल टैक्स बनेगा, एज इफ आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे, तो सारा टैक्स निकालिए, राइट, लायबिलिटी निकालिए, राइट, कंप्लीट टैक्स जितना भी है, चाहे वो एडवांस टैक्स था क्या क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितनी है। उस ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फी, आपकी 234F की लेट फी तो लगेगी, राइट। अब सवाल आएगा 234F की पेनल्टी लेट फी लगेगी कितनी, तो वो साल का लॉ आपको देखना पड़ेगा। क्या वो 2021 का लॉ है, 21-22 का लॉ है या 22-23 का लॉ? आई बिलीव 2021 में शायद जो पेनल्टी थी शायद वो मैक्सिमम 10,000 थी, राइट। तो वो आपको लेट फीस भी आपको इसमें ऐड करनी है। तो सारा टैक्स, सारा इंटरेस्ट, ABC प्लस लेट फीस सारी ऐड कर लीजिए,
ये तो आपकी ग्रॉस लायबिलिटी बनी। अब इस टोटल ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर आपको एडिशनल टैक्स भी देना है, वो आप डिपेंड करेगा आप रिटर्न कब फाइल कर रहे हो, 25% वाले दायरे में कर रहे हो या 50% वाले दायरे, उस हिसाब से। ये तो हो गया ये सिचुएशन। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में। आपने आईटीआर फाइल कर रखी है, ऑब्वियसली आईटीआर फाइल करे होगी तो आपने क्लेम्स फाइल करे होंगे, राइट। आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पहले पे कर रखा और क्लेम भी कर रखा होगा। ऐसा हो सकता है आपने असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे तो कराओ लेकिन क्लेम ना कराओ, एडवांस टैक्स आपने पे तो कराओ क्लेम ना कराओ, ठीक। टीडीएस आपका कट गया, क्लेम नहीं करा, कर लीजिए। 1991 है कि आपने कोई जो रिलीफ थी वो क्लेम नहीं करी, कर लीजिए, प्रोवाइडेड कि जो उसकी करस्पॉन्डिंग एडिशनल, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द एडिशनल 1991, आपकी जो रिलीफ है वो आप क्लेम करें, लेकिन प्रोवाइडेड कि उस एडिशनल रिलीफ जो है आप ऑफर कर रहे हैं। मैट क्रेडिट छूट गया, ले लीजिए। तो ये अच्छा और इंटरेस्टिंग, अगर आपको कोई रिफंड भी इशू हुआ है तो रिफंड भी आपको एड बैक करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट आया वो भी एड बैक। तो इस हिसाब से आपकी वो कंप्यूटेशन तैयार होगी। तो करना क्या है, आप डिफरेंशियल टैक्स निकालिए। डिफरेंशियल टैक्स यानी कि मान लीजिए पहले 1 लाख की लायबिलिटी थी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अब 1.5 लाख की लायबिलिटी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो जो डिफरेंशियल टैक्स है वो निकालिए, वो जमा कराइए, राइट। हो सकता है आपने चलान जमा करा रखा हो, आपने क्लेम ना करा, तो वो आप इस लायबिलिटी अगेंस्ट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एडिशनल टैक्स है उसके अगेंस्ट नहीं, राइट, क्योंकि एडिशनल टैक्स अलग आएगा। तो ये आप सारा करिए और कंप्यूट करके जो एडिशनल आपकी अमाउंट बनेगी, इनफैक्ट वर्ड एडिशनल इज नॉट द राइट वर्ड बिकॉज एडिशनल टैक्स अलग से डिफाइन किया गया है, उससे डिफरेंशियल टैक्स या मार्जिनल जो अमाउंट है आपकी, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं इन गीक टर्म, तो जो डेल्टा निकालना आपने पहले, उस डेल्टा का जो है एक परसेंटेज, वो 25% भी हो सकता है या 50% भी हो सकता है, वो एज एडिशनल टैक्स आपको जमा करना है। ये मैंने आपको बता दिया, ओके। अब एडिशनल टैक्स इसको भी शॉर्ट में करते हैं ऐसे। पहले तो अगर आपने ये जो रिटर्न अपडेटेड रिटर्न आप 12 महीने के अंदर अंदर फाइल कर रहे हैं तो 25% इंटरेस्ट एग्रीगेट जो टैक्स है और इंटरेस्ट पेबल है उसका आपको जो है एडिशनल टैक्स देना है। और अगर आप 12 महीने के बाद कर रहे हैं तो 50%। तो इस टाइमलाइन को समझते हैं यहाँ पूरा। तुमने एग्जांपल लिया 2021 का, आई नो कि 2021 के अंदर 31 दिसंबर 2020 जो है वो लास्ट डेट नहीं थी, आई बिलीव 31 मार्च 2021 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू फाइल बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। बट चूंकि आज हम 15 जुलाई में बैठे और लॉ ये कहता है कि 9 महीने के अंदर अंदर, तो मैंने उसको एक लिबर्टी ले ली उस एग्जाम्पल को समझाने के पर्पज। तो मान लीजिए मैं असेसमेंट ईयर 2021 की बात करता हूँ, जो मेरा पहला असेसमेंट ईयर है जिसके रिटर्न। अब चूंकि हम ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं 31 मार्च 2022, यानी कि हम जुलाई में बैठे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया ये जो मेरा 25% वाला जो मेरा टाइमलाइन था वो तो मेरा निकल ही चुका है। तो अगर आप आज 2021 की अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ये 50% एडिशनल टैक्स के साथ ही जमा कराएंगे। तो ये कैसे है, मेरा असेसमेंट ईयर 20 से स्टार्ट हुआ 31 मार्च 2021, यानी कि असेसमेंट ईयर, राइट। लॉ ये कहता है कि विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आप जो है अपनी जो अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं, राइट। ये मेरी मैक्सिमम टाइमलाइन है, पर ऐसा नहीं है मेरी अपडेटेड रिटर्न यहीं से स्टार्ट होगी। अपडेटेड रिटर्न तो मेरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जब मेरा ये 139.1, 139.4 या 139.5 का जो टाइमलाइन है, जो कि 31 दिसंबर है, या 31 दिसंबर 2022 ले लीजिए, 22-23 के पर्सपेक्टिव से, तो मेरी एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो गई है। यानी कि यहां से लेके ये जो नीले रंग की आपको लाइन नजर आ रही है, इस पूरी टाइमलाइन के अंदर अंदर मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, अज्यूमिंग आप अगर हम असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करें, राइट। ये मेरा जो टाइमलाइन है हरे वाला, ये मेरा टाइमलाइन है ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न अकॉर्डिंग टू द सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो उसके अंदर आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं, राइट। ये एक ऐसा पीरियड है, मुझे क्वेरी भेज दो, क्योंकि इस शीट में करोगे तो मुझे इस पे दोबारा उठानी पड़ेगी ना। ये वो मेरा टाइम था खाली जिसमें 139.1 भी नहीं था, और अब ऐसा लगता है कि शायद अपडेटेड रिटर्न का टाइम भी नहीं, लेकिन नहीं,
अपडेटेड रिटर्न का जो टाइमलाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो है 31 मार्च 2022 की अगर बात करें, यहाँ तक ये 25% की टाइमलाइन है, पर ये टाइम तो ऑलरेडी मेरा जा चुका है, यानी कि ये 25% जो है ये आउट। अब बचा कौन सा, ये यानी कि 31 मार्च 2021 की जो रिटर्न है सर, वो आप 31 मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हो विद द 50% एडिशनल टैक्स, और आप बोलोगी जी 50% विद पेनल्टी, विद पेनल्टी, मैं इसको पेनल्टी ही बोलता हूँ। तो और क्या चीज है, पेनल्टी तो है स्ट्रेट बाय 50% में से एक्स्ट्रा मांग। टाइमलाइन पे कोई सवाल किसी भी मेंबर का? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है। अब जो पोर्टल की हम बात करते हैं, पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 20, 21 और 21, 22 दोनों के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो गई। 22, 23 क्यों नहीं? अरे भाई 22, 23 की तो अभी टाइमलाइन चल रही है ना ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की। आप फाइल कैसे कर, आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे कर सकते? अरे ओरिजिनल तो फाइल कर लो, राइट। दूसरी बात, अभी सिर्फ ITR 2 और ITR 3 ही अवेलेबल है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, यानी कि 1, 4, 5, 6, 7 ये कोई ITR अवेलेबल नहीं है एज फार एज अपडेटेड रिटर्न इज कंसर्न। तीसरी बात, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए कोई स्पेशल यूटिलिटी नहीं है, इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ITR U के नाम से एक अलग से, इवन दो नोटिफाइड फॉर्म जो है ITR U ही है, कि ITR U के नाम से अलग से यूटिलिटी बनाई होगी, नहीं। ये कंफ्यूजन है क्योंकि काफी लोगों के फोन आए हैं कि सर वो अपडेटेड रिटर्न नजर नहीं आ रही है हमें पोर्टल के ऊपर। तो आपने अगर ITR 2 में फाइल करनी है अपडेटेड रिटर्न, तो आप ITR 2 डाउनलोड करिए फॉर 20, 21 या 21, 22। आपने ITR 3 फाइल करनी है तो ITR 3 डाउनलोड करिए। जब आप ITR 3 डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर एक अलग से जगह बनी हुई है, राइट। आपको याद होगा सबको कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमसे पूछता है कि आप रिटर्न 139(1) में फाइल कर रहे हैं, 4 में फाइल कर रहे हैं, 5 में फाइल कर रहे हैं, 154 की रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, या मॉडिफाइड रिटर्न है, राइट, या आपने CIT से पहले कंडोनेशन ले लिया है, उस सेक्शन के अंदर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऐसी उन्होंने एक अलग से नई लाइन आइटम ऐड कर दी, वो ये है रिटर्न टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(8)A। तो आपने वो सिलेक्ट करना, दैट्स इट। जब आप सिलेक्ट ये करोगे तो आपको एक डेडिकेटेड पार्ट है अपडेटेड रिटर्न का, वो खुल जाएगा, राइट। यहां आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। आप कौन से असेसमेंट ईयर की भर रहे हैं, ऑब्वियसली वो जो आपने फर्स्ट स्टेप में आप उठाओगे वहीं से ये चीजें उठा लेगा। आपने पहले रिटर्न फाइल कर रखी है या नहीं कर रखी है, आप समझें। एज फार एज अपडेटेड रिटर्न इज कंसर्न, दिस इज वन पार्ट, और एक अभी हम पार्ट B TTI करने आएंगे। दो ही पार्ट हैं जो अपडेटेड रिटर्न से मुतल्लिक हैं, उससे रिलेटेड है। बाकी जितने हिस्से हैं रिटर्न के वो वैसे ही हैं जैसे आप आज तक फाइल करते हैं, जैसे आप ITR 2 फाइल करते हैं, जैसे आप ITR 3 फाइल करते हैं, आपको रिटर्न वैसे ही बनानी है। जब मैं बात करूंगा डिफरेंशियल टैक्स निकालने की, डेल्टा निकालने की, तब पार्ट B TTI काम आएगा। क्योंकि मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो इसलिए ये शेड्यूल मुझे अलग से बताना है कि भाई मेरी अपडेटेड रिटर्न है। Is being recorded आनंद, ये काटना पड़ेगा? सॉरी, Is being recorded, your call is being recorded. तो आपको सिलेक्ट करना है कि कीजिए आप, सर। हाँ जी हाँ, मेरे को लगा कि शायद वो मेरे से मुखातिब नहीं है। सर, नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली सर कुछ सीनियर मेंबर्स है ना, वो पूरा समझ में नहीं आता ऑनलाइन, तो थोड़ा सा हो जाता है। जी कोई बात नहीं, खैर मेरे लिए भी लर्निंग है। तो पूछेगा आपसे कि भाई आपने रिटर्न पहले फाइल करी है या नहीं करी है, तो हमें सिलेक्ट यस करना होगा या नो करना होगा। नो करेंगे तो जो मैंने आपको बताया था 140B का जो पहला हिस्सा है जो बात करता है कि आपने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है, फिर वो ट्रिगर हो जाएगा, उस हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी। आप कहते नहीं फाइल करी है तो उस हिसाब से हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, तो स्क्रीन को ना चेंज करता हूँ इसलिए भी मैं आपको एक और सीधा ही यूटिलिटी खोल के मैं आपको काम
तो जनाब ये वो यूटिलिटी है जो अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट ईयर 2021 की ITR 2 ही है ये, और इसका टाइटल भी वही है, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। थोड़ा सा ऐसे कर दो तो आप देखेंगे इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न ही है, जैसे आपकी नॉर्मल रिटर्न होती है वैसे ही रिटर्न है ये, कोई स्पेशल नहीं है इसके अंदर। ओनली थिंग स्पेशल इज कि जो आपका ये वाला, यहां मुझे सिलेक्ट करना है कि ये रिटर्न मेरी अपडेट रिटर्न है। अगर मैं 139 सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे नीचे से एक शीट गायब हो गई, और अगर मैं अब लेट से 8A सिलेक्ट करता हूं, तो मोमेंट आई सिलेक्ट 8A, आप देखेंगे कि ये 139 8A की जो शीट है ये अलग से खुल गई। और अब यहाँ देखिए नजर में लग गया ITR U, राइट। यहाँ पे जो टाइटल है वो आ रहा है इंडियन इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न, यहाँ जो टाइटल नजर आ रहा है वो आ रहा है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब मैं यहाँ आऊंगा तो आपसे पूछेगा कि रिटर्न आपने फाइल अगर करी हुई है तो कौन से सेक्शन में करी है, 1 में करी है या किसी और सेक्शन में करी है, राइट, लाइक दिस। उसके बाद वो पूछेगा कि भाई ITR आपने जो लास्ट फाइल करी थी वो कौन सी करी थी। अब इंटरेस्टिंगली ये फॉर्म जो है ITR 2 फॉर्म है। ऐसा हो सकता है मैंने पहले ITR 1 फाइल करी हो, बट बिकॉज ऑफ अपडेशन मेरा फॉर्म चेंज हो गया। नाउ ITR 1 इज नो मोर रेलेवेंट, नाउ ITR 2 इज रेलेवेंट। तो मेरे को ITR 2 आपको सिलेक्ट करना है कि ओरिजिनल आपने फाइल किया। तो भरते वक्त आपको वही फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसमें आप भरना चाहती हैं, जो आपको भरना चाहिए था, राइट। 2 में भरनी चाहिए थी तो 2 सिलेक्ट करें, 1 में भरनी चाहिए थी तो 1 सिलेक्ट करें, 3 में भरनी चाहिए थी तो 3 सिलेक्ट करें, यानी ओरिजिनली आपको यूटिलिटी उस हिसाब से डाउनलोड। बट आपने क्या फाइल करी थी, यहां वो उस बारे में बात कर रहे हैं। आपने 1 फाइल करा था, 2 फाइल करा था, 3 करा था, जो भी आपका फॉर्म था उस वक्त आपको वो सिलेक्ट करना है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी ITR 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मांगेगा आपसे, डेट ऑफ जो आपने रिटर्न फाइलिंग है उसका भी मांगेगा आपसे। फिर उस हिसाब से वो पूछेगा, फिर आपसे पूछता है कि भाई वो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोवाइजो की जो कंडीशंस हैं, अगर आप देखेंगे वो 3 मेन कंडीशंस वही हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोवाइजो की जो कंडीशंस हैं क्या वो फुलफिल करते हैं। अब फिर मेरा एक सवाल यहाँ आ गया, क्वेश्चन पूछता है मेरे से फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोवाइजो की कंडीशन, और मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ फिफ्थ प्रोवाइजो, तो मेरा क्या होगा। अगेन CBDT को इस पे आंसर करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछता है कि भाई आप ये रिटर्न जो अपडेट कर रहे हो इसके पीछे कारण क्या है। फिर आप कारण चूज करेंगे, इसमें काफी सारे कारण हैं। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड्स ऑफ द इनकम चोजन, राइट, रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, रिडक्शन ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट। ये वही सारे हैं जो हमने थर्ड प्रोवाइजो में डिस्कस करे। फिर सॉरी ये फिफ्थ प्रोवाइजो में डिस्कस करते। फिर रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, गलत टैक्स ले लिया। फिर अदर्स आ गया, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अदर्स सेलेक्ट कर लीजिए। आप अदर्स सेलेक्ट करेंगे और आप चाहे तो इसमें मल्टीपल रीजंस भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन के कारण आप रिटर्न फाइल रिवाइज कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। अगर मल्टीपल रीजन है तो मल्टीपल रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप रोज भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछता है, दो मुझे इस क्वेश्चन का औचित्य लगा नहीं, बिकॉज जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो अपने आप ही सिस्टम को पता रहेगा कि भैया ये रिटर्न मैं 12 महीने में कर रहा हूँ या 12 से 24 महीने में कर रहा हूँ। बट एनीवे क्योंकि सवाल पूछा गया है तो हमें आंसर करना है कि अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फाइल तो 12 से 24 में कर रहे हैं और आप सेलेक्ट यहाँ करें 12, क्योंकि अगर आप 12 करेंगे तो सिस्टम क्या करता है, बेस्ड ऑन योर आंसर आपका जो एडिशनल टैक्स है वो सब कंप्यूट करता है, राइट। मान लीजिए आपने 12 कर दिया लेकिन एक्चुअली में 24 है, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपको डिमांड बना के भेज देगा। फिर वो पूछता है, अब यहां इंटरेस्टिंग है ये, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब फिफ्थ प्रोवाइजो आ गया यहाँ। अगर मैं कहता हूं यस, तो यस कहता हूं, अच्छा ये मैंने शीट से प्रोडक्ट कर रखी है, तो जब मैं यस करूंगा यहाँ पे, अभी ये खुल नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई, तो यहाँ पे ये जो ईयर का जो है ये खुल जाएगा, यानी कि इसका इंपैक्ट किस किस साल में। तो अभी जो ऑप्शन 2 आ रही है वो 21 और 22 की आ रही है। फिर वो 21 और 22 के बारे में पूछेगा, भाई 21 और 22 की आपने रिवाइज रिटर्न कर दिया नहीं कर दिया। 21 सेलेक्ट करोगे तो ये जो रिवीजन वाला कॉलम है ये नहीं एक्सचेंज होगा, क्योंकि 21 का रिवीजन आप कर ही नहीं सकते।
22 का करोगे तो खुल जाएगा ये। फिर 21 के बारे में पूछेगा कि भी अपडेटेड रिटर्न आपने फाइल कर दिया या नहीं कर दिया, नहीं करी तो नो सेलेक्ट करें, कर दिया तो ये सेलेक्ट करें। उसके बाद आपकी जितने शेड्यूल हैं, जैसे आप इनकम बनाते हैं, जैसे रिटर्न बनाते हैं, आप वैसे बनाए। फिर हम लास्ट में आ जाते हैं इसके, और वो है ये पार्ट ए हम करते आए आज तक। इसमें एक शेड्यूल और खुलना चाहिए था, क्यों नहीं खुला? मैं इसको बंद करके दोबारा से ऑन करता हूँ। फिर हमने सिलेक्ट किया यहाँ से, तो जैसे मैंने अपडेट सिलेक्ट किया, मेरा ये सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा यस, नथिंग 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट्स से 20 3 2021। I said yes. I don't know ये क्यों नहीं पकड़ रहा, बट ये रहा। तो इसमें आते हैं, तो आपके टोटल टैक्स जैसे आपने कंप्यूट किया वैसे आप कंप्यूट करते रहेंगे। अब इंटरेस्टिंगली मान लीजिए, गुप्ता जी जरा म्यूट कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल शीट नजर आएगी, और वो शीट है पार्ट बी ATI, यानी कि जो एडिशनल इनकम टैक्स है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई चालान ऐसे थे जो आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में क्लेम नहीं किया, तो मैं क्या करूं? तो पहले तो आप जितने चालान क्लेम कर रहे हैं, जितने आप चालान क्लेम कर रहे हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ डालें, सारे के सारे आपने यही डाले, एडवांस टैक्स, सेल्फ सस्पेंस, जितने चालान है सारे डालें, चाहे वो आपने क्लेम करे थे या आपने क्लेम नहीं करे थे। फिर ऐसा होगा कि आपके कुछ चालान ऐसे हैं जो आपने क्लेम नहीं करे, तो वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे? वो यहाँ पे आप नीचे जो ये पार्ट बी है, आपको वो चालान एग्जैक्टली यहाँ रिपीट करने हैं। यानी मान लीजिए आपके 5 चालान थे, जिसमें से 3 आपने क्लेम कर लिए, 2 आपने क्लेम नहीं, तो जो आपने 2 पहले क्लेम नहीं करे थे वो दोनों आपने यहाँ डालने।
और उसके अलावा जो आप एडिशनल टैक्स जमा कराएंगे, उस एडिशनल टैक्स के जो चालान हैं वो आपने यहां डाल। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये भी कंप्यूट करना होगा कि किस किस हेड के अंदर आपने एडिशनल इनकम जो है वो डिस्क्लोज करी। तो जितनी इनकम एडिशनल डिस्क्लोज करी है वो आपको यहाँ देनी पड़ेगी हेड वाइज। फिर आपने अगर रिटर्न पहले फाइल कर रखी है, ऑब्वियसली हम बात उसी की बात करें एडिशनल की, जब आपने रिटर्न पहले फाइल कर रखी है, तो आपने पहले कितनी टोटल इनकम फाइल करी वो आपने दिखानी है। तो अपने आप यहाँ से उठ के आ जाएगी जो आपकी जो ये टीटीआई है, ये कुछ कॉलम्स है जो आपको भरने नहीं ऑटोमेटिकली, जैसे आप रिटर्न भरते जाएंगे वैसे वैसे आप। तो इस हिसाब से आपको ये सारे भरने हैं, और भरने के बाद अल्टीमेटली आपको कंप्यूट टैक्स करना है और डिलीट करना है। अगर वो एरर होगा तो ये रिटर्न ही आपको निकाल के देगी। तो इस ढंग से आपने ये रिटर्न बनाना है। उसके बाद आपने लॉग इन करना है। कल सुबह की बात हुई है रिटर्न्स के लिए, अभी तो अप्रूव करके भेजेगा ऑडिटर ने, छोड़ दो मेरी भाई के गुप्ता जी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। एमएस जी माइक ऑफ कर दीजिए। अतुल गुप्ता जी माइक ऑफ कर दीजिए। मुझे लगता बोलना ही पड़ेगा मुझे। मंजीत सैनी जी माइक ऑफ कर दीजिए। दीपक कुमार मित्तल जी माइक ऑफ कर दीजिए। हेमलता जी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। थैंक यू। तो लेट्स सी कि हम जाएंगे कहाँ। डॉक्यूमेंट के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूंगा। Okay, so I am logged in. What I will do is now I will share the screen. मुकेश मदान जी आपका ना वीडियो ऑन है तो वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो ई फाइलिंग पे जाऊंगा, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाऊंगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो ऑप्शन है जैसे हम रूटीन में जाते हैं वैसे जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो आपको जो असेसमेंट है जिसकी रिटर्न फाइल करनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ क्या ऑप्शन नजर आ रही है आपको, क्योंकि यही ऑप्शन है आज की डेट में आप 2021 की जब रिटर्न फाइल करें। ओरिजिनल आप फाइल नहीं कर सकते, रिलेटेड आप फाइल नहीं कर सकते, रिवीजन आप फाइल नहीं कर सकते। तो बचा क्या मेरे पास, इधर इट कैन बी अ मॉडिफाइड रिटर्न और सीआईटी से आप कॉन्वेंशन लेके आए वो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर अब आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, अपडेटेड, राइट। फिर वो पूछेगा आपकी ऑडिट हुई थी नहीं हुई थी, तो लेट्स से कहता हूँ नो। फिर आपसे पूछेगा फॉर्म का है आपका, फॉर्म नंबर क्या, राइट। आईटीआर 1 अभी ऑन नहीं हुआ, अगर आप करेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो आईटीआर 2 सिलेक्ट करा मैंने और कंटिन्यू। तो ऑनलाइन फाइल करने की कोई ऑप्शन नहीं है, ऑफलाइन ही है। यूटिलिटी से आप अपनी एक्सएमएल जनरेट करें, यहाँ अपलोड करें और जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं वैसे आप रिटर्न फाइल कर लीजिए और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। So with this, my main presentation is over. So, अगर आप कोई क्वेश्चन है, we can take it.
थैंक यू। गुप्ता जी, ओवर टू यू। हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस तो चैट में हैं, चैट मेरे ख्याल आप भी देख पा रहे हैं सर। सर एक सेकंड, मैं ना इस प्लेटफॉर्म में मैंने यूज नहीं करा, तो आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल, बट लेट मी सी। एक तो ये कहते हैं कि क्या जो एडिशनल टैक्स है क्या वो लेट फीस पर भी देना है, जो 5,000 10,000 की लेट बिल्कुल। फीस है? अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है ओरिजिनली, अगर आप मैं आपको स्क्रीन द्वारा शेयर करता हूँ, मैंने स्पेसिफिकली ये पॉइंट उसमें कवर किया हुआ है। एक है इंटरेस्ट ऑन एनआरओ अकाउंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट एक इज सेकंड टैक्सेबल इन इंडिया। सर, एक सेकंड। ऐसे ऐसे हम भागा में करेंगे तो मैं आपको कुछ भी आंसर नहीं दे पाऊंगा। लेट मी फर्स्ट शेयर द स्क्रीन। थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है ये सॉफ्टवेयर। तो पहला जो सवाल था लेट, देखिए अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी पहले कभी, तो आपको जितने टैक्सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, मैंने शुरू में ये बात कही थी, आपका जितना टैक्स बनता है पूरा का पूरा, जितना इंटरेस्ट बनता है पूरा का पूरा, जितनी लेट फीस बनती है पूरी की पूरी, सबका टोटल बना लीजिए, उसका 25% देना, उसका एडिशनल टैक्स है जो भी 25% या 50%, तो हाँ देना पड़ेगा, मेरा मानना है। अब आते हैं एनआरओ का सवाल पूछा सर आपने। हाँ जी सर, तो एनआरओ की क्वेरी ये है कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन एनआरओ अकाउंट है तो क्या ये टैक्सेबल है? कोई एग्जम्पशन नहीं है, सिर्फ एनआरई अकाउंट में, एनआरई अकाउंट के अंदर जो है वो एग्जम्पशन। तो मैं तो ये भी कहूंगा सर, मैं ये भी कहूंगा सर, मान लीजिए आपने एनआरई अकाउंट खुलवाया और आप नॉन रेजिडेंट हो गए, तो ऑब्वियसली तभी खुलवा पाएंगे। आप इंडिया में वापस आते हैं, और इंडिया में जब वापस आते हैं तो फेमा रेगुलेशन कहता है कि वो जो एनआरई अकाउंट है उसको एनआरओ में कन्वर्ट कराना पड़ता है कुछ दिन के अंदर। अब मान लीजिए आपने वो कन्वर्ट नहीं कराया और उसमें ब्याज आता जा रहा है, आई बिलीव वो ब्याज भी उस डेट के बाद से टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज वो एनआरई अकाउंट ही नहीं है लॉफुल। बात का भी ध्यान रखिएगा, एनआरओ तो 100% टैक्सेबल है। हाँ जी, एग्जम्पशन सिर्फ एनआरई में है। एनआरओ एक और सवाल है सर एच अय्यर जी का, ये कहते हैं कि प्लीज इन्फॉर्म टैक्सेबिलिटी ऑफ पीएफ इंटरेस्ट विड्रॉन फ्रॉम पीएफ ट्रस्ट आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, 3 साल के बाद अगर ये अपना पीएफ विड्रॉ करते हैं तो क्या उस पर टैक्सेबल होगा? मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 के अंदर है। 2 मिनट दे दीजिए मुझे। तो क्या अब आपने सवाल लॉ पे पूछने शुरू कर दें तो हर चीज का सवाल रेडिली अवेलेबल नहीं होता। लेट मी ट्राई। उसमें कुछ कंडीशन है कंटिन्यूस सर्विस की, वो मुझे देखनी पड़ेगी। हाँ जी, वो तो 5 years की है जी कंटिन्यू, ये तो रिटायर हो चुके ना मेरे साथ। हाँ, बस मेरे हिसाब से वही कंडीशन है, अगर वो कंडीशंस पूरी होती है मेरे हिसाब से कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से, जो एज फार एज पीएफ इज कंसर्न मेरे हिसाब से नहीं है। स्टिल चूंकि क्वेश्चन रेज हो गया है तो एक बार के लिए मैं देख लेता हूँ, कोई बुराई नहीं उसमें। देख शेड्यूल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 4th शेड्यूल में है। सर मैं सजेस्ट करूंगा इनसे कि 4th शेड्यूल पार्ट ए पढ़े जरूर, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड्स के ऊपर है। तो इसमें जो आर्टिकल नंबर 8 है, एक्सक्लूजन फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉई पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम। फर्स्ट कंडीशन, इफ ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस विद हिज एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और मोर, जो आप करते हैं। If though he has not rendered such continuous service, तो यहाँ पे भी आएगा। If entire balance standing to the credit of the employee transfer to his accumulated balance, यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है।
where the accumulated balance due and payable to an employee participating in recognized provident fund maintained by his employer include an amount transferred from employee blah 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 blah, तो वो भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी 5 साल की आप रिटायरमेंट में केस है, मेरे हिसाब से कुछ एक और जो क्वेरी जो कल भी पूछी थी 44 योगेश जैन जी ने, हाँ 44 इनकी क्वेरी ये थी कि फ्यूचर की टर्नओवर इनकी 36 लाख की है, लॉस इनका 60,000 का है और ये 44AD ऑप्ट नहीं करना चाहते। फर्स्ट ईयर है सर? हाँ फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है सर। लेट्स रीड 44AD सर। हाँ जी सर। 44AD का जो सबसे पहला वर्ड है वही सारा कुछ क्रक्स उसका है और उसी सारी चीजें बोलते हैं। इट सेज notwithstanding anything to the contrary contained in section 22 to 43C in the case of an eligible assessee engaged in an eligible business. I believe आप eligible business. A sum equal to 8% of the turnover or gross receipt. टर्नओवर कैसे निकालनी आपको ही पता, वो आपने निकाल ली होगी। ग्रॉस रिसीट के लिए पूरा 44AB के ऊपर सर्कुलर गाइडेंस नोट है, हम बता सकते हैं कि कैसे वो टर्नओवर निकले। शैल बी डीम्ड 8% और 6% अगर हम प्रोवाइजो पढ़ेंगे आगे चल के, शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ सच बिजनेस। तो पहला जो 44AD है वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास से स्टार्ट होता है, कहता भैया सारी चीजें भूल जाओ, आपका बिजनेस है, टर्नओवर है, ऑब्वियसली 2 करोड़ की हम बात करेंगे, तो आपकी जो टर्नओवर है उसका 8% डीमिंग फिक्शन करके आप पे लगा देंगे। फिर हम बात करते हैं 44AD सब सेक्शन 4 की। पर जो 44AD सब सेक्शन 4 है वो फर्स्ट ईयर में तो ट्रिगर ही नहीं करता, वो ट्रिगर ही सेकंड ईयर में करता है, जहां से कंफ्यूजन पैदा होता है। वेयर एन एलिजिबल एसेसी डिक्लेयर्स, जो ये कंफ्यूजन है ये बड़ा डिक्लेयर से। मैं कहता हूं ये 44AD4 में मैं जा ही क्यों रहा हूं सेकंड सब सेक्शन 4 में, जब मेरा यही मेरे को कहता है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग, यानी कि मैं तो मानूंगा ही मानूंगा। आप 8% डिक्लेयर कर दो, आप ज्यादा डिक्लेयर करना चाहो आपके ऊपर है, हम वो मान लेंगे 44। तो फर्स्ट ईयर ही मेरे को कहता है कि भैया करना ही करना है, तो उसका मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब आते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आके वो ऑप्शन देता है कि अगर आपने पहले साल में 44AD ऑप्ट किया, राइट, या करते आए हो आप, इस साल में आप आके कहते हो नहीं मुझे 44AD ऑप्ट नहीं करना, कहता नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, मत करो, ऑडिट करा लो। और एक बार आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो 5 साल तक ऑप्ट आउट रहेगा और आपको ऑडिट करानी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर में मेरा ये पर्सनल मानना है कि 44AD1 ही लगेगा। बट इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट भी है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, एक तो जो मैंने कहा वो, एक स्कूल ये भी है कि हाँ हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बट ऑन ए सेफर साइड, एक get your books of accounts audited, otherwise नहीं। मैं स्टिल ये बिलीव करता हूं कि फर्स्ट ईयर में 44AD ही अप्लाई होगा, बाकी लगेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, जब आप ऑप्ट आउट कर सको। आई होप योगेश जी सुन रहे होंगे। अगर योगेश जी हैं तो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर। कोई और सवाल? चैट में कुछ आ तो रहा था ऊपर टॉप पे, मुझे चैट खोलनी कैसे? बस क्वेश्चन और तो नहीं है सर इसमें। अच्छा ये, हाँ एक मिनट, एनआरओ कपिश जी का क्वेश्चन था, हो गया। और ओके, हाउ मच टीडीएस इज एप्लीकेबल इन फॉरेन रेमिटेंस रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट? हाउ मच टीडीएस इज एप्लीकेबल इन फॉरेन रेमिटेंस रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट एंड इज दिस फॉरेन रेमिटेंस टैक्सेबल? सर आपका क्वेश्चन थोड़ा वेग है। जो सेक्शन 195 का जो दायरा है वो इनकम टैक्स एक तरफ कर दो आप और 195 एक तरफ। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम है किस नेचर की, क्या वो इंटरेस्ट की है, बिजनेस इनकम है, अदर इनकम है, राइट? अगर वो बिजनेस इनकम है तो अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं ना, कपिल जी अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप क्वेश्चन। ये है नहीं है, तो पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा इनकम किस चीज की। हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है, अगर वो हमारी इनकम इंटरेस्ट इनकम है और जो रेमिटेंस आ रहा है अकाउंट में। एक सेकंड और मेरे को पूरे फैक्ट्स बताइए सर। अब आपने कहा अकाउंट में आ रहा है, तो ये बताइए कपिल जी, आप खुद क्या है, आप नॉन रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट हैं? पहले तो ये बताइए।
मैं रेजिडेंट हूँ। आप रेजिडेंट आप है, रेजिडेंट आप पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को या नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मैं मेरे ब्रदर की आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, तो उसमें जब मैंने उसका 26 एस में शो हो रहा है फॉरेन रेमिटेंस रिसीव्ड, ये नहीं पता है कि वो रेमिटेंस आया कहाँ हाँ से, तो हाँ, उसमें तो सर टीडीएस पहले कटा तो हुआ है समझ, मैं 30% तकरीबन। समझ गया। क्वेश्चन क्या क्या होता है गुप्ता जी, कि जितना भी टीडीएस नॉन रेजिडेंट का कटता सारा का सारा सेक्शन 195 में ही कटता है। अगेन इसलिए मैं ऐसे आपको बोल रहा था कपिल जी की 195 का धारा बहुत बड़ा है, तो जी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये आइडेंटिफाई करना आपको पहले पड़ेगा कि ये नेचर ऑफ इनकम क्या है। सर ऑब्वियसली मेरे पास इनकम आई है, मेरा टीडीएस कटा है, हवा में तो आ नहीं गई, तो आपको अपने भाई जी से पूछना पड़ेगा भैया ये इनकम भाई ने दी है, उस भाई ने तेरे को इनकम किस चीज की दी है, आप उनसे पता ओके करिए, उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड करिए। ऑब्वियसली देखिए टीडीएस कटा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये टैक्सेबल है इंडिया से। हाँ, हो सकता है ओके। बैंक ने काटा हो, बैंक ने काटा है, किसने काटा है अब पता ही होगा मैंने आपको 26 कहा था में। किसने ये बताइए एक्चुअली बैंक है, बैंक तो बैंक ने काटा तो सर 99.99% वो इंटरेस्ट का ही है वैसे सर। हाँ, इंटरेस्ट का ही है और क्या। ओके अगर म्यूचुअल फंड ने काटा है तो वो म्यूचुअल फंड का हो सकता है ओके सर। जी। 99.99% बैंक का है, उनका बैंक में अकाउंट होगा सर, एनआरओ अकाउंट होगा, ओके एनआरई अकाउंट होगा, एफडी जी करा रखी जी होगी, जी जी स्टेटमेंट जी जी मंगवाइए, जी टेंडर सर्टिफिकेट मंगवाइए, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा ना आपको। सर वो ठीक है बैंक वाले ना ऐसे ट्रांजेक्शन को अपने एआईएस में फॉरेन रेमिटेंस में शो कर रहे हैं। सब मना नहीं कर रहा वरुण जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि भैया जो सोर्स है सोर्स पे जाओ ना। आप एआईएस के बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप मुझे नहीं मालूम कि ये अपने भाई से क्यों नहीं मांग रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो, क्योंकि ये ऐसा 26 मुझे लग रहा है में मैच हो रही होगी फिगर। सर 26 एस से ही सवाल उठ के आया है। सवाल ये है कि उसमें इनकम आ रही है अंडर सेक्शन 195, तो वो है कौन से हेड की? आप उसको बिजनेस इनकम में दिखाओगे, आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाओगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाओगे, सैलरी नहीं हो सकती, इनकम ये तो फ्रॉम सर बता ही रहे हैं ना जी दीपक जी, ये तो बता रहे हैं बैंक ने काटा, बैंक ने तो इंटरेस्ट ही काटा होगा। बैंक ने ओके बैंक ने इंटरेस्ट ही काटा होगा सर। आप जो है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टू वेरीफाई दिस फैक्ट, आप अपने भाई की उस बैंक के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट है वो मंगवा लीजिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। वो तो ऐसा है ना, आपके भाई ने इन्वेस्टमेंट किया, वो अपने आप ही बता देंगे आपको कि भाई मैंने इस बैंक में एफडी करा आप रखी है, क्या है क्या नहीं। देखिए सर, मेरा रिटर्न फाइलिंग का बड़ा सिंपल एक्चुअली सा क्या बनेगा। मैंने एनआरओ अकाउंट की स्टेटमेंट मंगाई थी, तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे कि ऐसे ऐसे करके कोई रेमिटेंस आई है, इस करके मेरे को तो डाउट था। मैंने कहा हो सकता है एक और सर अकाउंट रेमिटेंस में क्या, आई वो है। कोई क्या पता, सर कोई वो एफडी हो तो उसमें रेमिटेंस, कहाँ रेमिटेंस नजर आएगी, अगर सर एफडी वो होगी रेमिटेंस, तो क्या नजर आएगा, कुछ भी नहीं। और वो एनआरई में आए होंगे पैसे। ओके सर एनआरई वो अकाउंट का टीडीएस नहीं कटता, सॉरी टू से, बट एनआरई अकाउंट का टीडीएस नहीं कटता सर। वो तो ऐसा ना जी, अंदाजे लगाने से अच्छा आप अपने भाई से पहले हाँ पूछो यही सही तो प्रॉब्लम है, वो चीज। यही मैं समझा हाँ गुप्ता जी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सभी मेंबर्स को कि हाँ आप केवल 26 ईयर्स के बेसिस पर रिटर्न फाइल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो सर? हाँ, गो टू द सोर्स। अब एएसटीएस में भी यही इशू होता है, मेरे पास फोन आता है सर एएस में कुछ और फिगर आ रही है, मेरे पास डॉक्यूमेंट में कुछ और फिगर आ रही है। भाई अगर आपके पास एक्चुअली डॉक्यूमेंट रियल है, सही है, 26 फॉलो इट ना। 26 इसमें उसमें टीडीएस कट रहा है, लेकिन उसके एनआरओ अकाउंट के अंदर मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही है कि ये हमारे पास रिसीव हुई है इनकम। सर आप ऐसा क्यों, आपको लगता है कि एनआरओ अकाउंट ही होगा उनके पास, कोई एफडी सर होगी? ट्रांजैक्शन होने की जरूरी है क्या? मान लो उसकी एफडीआर हो, एफडीआर में क्या पुरानी एफडीआर चल रही है उसकी, तो क्या क्या अक्रूवल ट्रांजैक्शन पे, होगी? सर क्या अक्रूवल पे टीडीएस नहीं कटता? हाँ, वो आप अपने आप से एज्यूम करे जा रहे हो, ओके आप उससे पूछो तो सही ब्रदर यही से। तो मैं बोल ओके रहा हूँ कि ओके ओके आप उनसे तो बात कर नहीं रहे हो, उनसे बात तो करो ओके आप, जी सर वो जी फीस नहीं मांग लेंगे ठीक आपसे। जी 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 ठीक है सर। जी आई थिंक गुप्ता जी रैप अप तो करते हैं। नहीं दीपक जी, अभी तो टाइम है हमारे पास, वरना वो सीपीआर काट देते हैं हमारे। अच्छा तो फिर मैं निकलूं तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो? नहीं 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 नहीं, आप नहीं सर, आप नहीं जा सकते। तो आपने वो एक जब एफडीआई आती है, एग्रीमेंट होता है, उसमें एक कंसेप्ट होता है टैग अलोंग, तो आपने मेरे को हाँ जी, टैग अलोंग कर लिया है जो है, बिल्कुल बिल्कुल। भैया हम जहाँ तो जाएंगे साथ साथ तो चलेगा। तो आपका तो सर काफी वास्ट एक्सपोजर रहता है, बहुत सारे स्टडी सर्कल्स वगैरह में आपने और भी प्रेजेंटेशन अभी दिया होगा रिसेंटली, तो कोई भी टॉपिक जो आपने कवर किया हो, खास तौर से टैक्स ऑडिट अगर हो या आईटीआर से रिलेटेड कुछ भी, सर हम चीज देखिए कवर कर सकते माइंडसेट हैं। होता
सर हर स्टडी सर्कल में जाने का ना एक माइंडसेट होता है, आप माइंडसेट के साथ हाँ आते हो। आज आपने हाँ एक जी मुझे माइंडसेट दिया, मैं उस माइंडसेट के साथ आ गया। अब हाँ आप मेरे को हाँ बोलोगे अचानक से स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर ले किसी और टॉपिक में, तो सर वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा वो टॉपिक। हाँ बिल्कुल 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 ये बिल्कुल। चीज है। आप रिटर्न पे तो क्वेश्चन पूछ लो तो मैं बता दूंगा। आप वरुण जो जी तो जनरल हमारे एक्सपर्ट हैं। वरुण जी पूछिए क्वेश्चन प्लीज। जो जनरल चीजें होंगी मैं बता दूंगा सर, स्पेसिफिक कई हाँ बार हाँ जैसे 194 आर आया है, अब हाँ टैक्स ऑडिट भी हम करते हैं। अब पर बेनिफिट ऑफ परक्विजिट एसएससी तो बोलेगा जी हमने कोई नहीं दी। अब एक बात हमारी बताओ, ओपिनियन 194 आर लगेगा कब से? अभी तो 1 जुलाई से है ना वो, तो फिर तो अगले टैक्स ऑडिट में कवर होगा ना सर। तो अगले में सोचेंगे क्या? अगले में सोचेंगे ऑब्वियसली। एडवाइस तो सर अभी यू करना पड़ेगा ना। सर यू कैन भाई नॉट वो पुट सर यू कैन नॉट पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, राइट? मैं ये नहीं कर रहा सर, मुझे तो ये क्लैरिटी बताओ कि यदि एसएससी हाँ उस पे टैक्स नहीं काटता है हाँ उस बेनिफिट हाँ और परक्विजिट पे जिसपे वो हाँ उसको हमारी ओपिनियन में कटना चाहिए, वो कहता है 30% डिसअलाउड है। तो हम अपनी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? सर हाउ विल आपका वी क्लॉज सेव आवरसेल्व्स? सर क्लॉज 34 रहा आपके लिए, क्लॉज 27 रहा आपके लिए। इसमें नई चीज क्या है? क्या आप पहले आज तक डिसअलाउंसेस नहीं करते आए क्या, टीडीएस नहीं कटने के बावजूद? मतलब ये चीज तो बड़ी जजमेंटल चीज है। मतलब मैं आपका पॉइंट नहीं समझा, जजमेंटल का मतलब क्या होगा? देखिए डिपार्टमेंट सर, बोलेगा देखिए यार। सर, देखिए सर, एक सेकंड। अब आपने वर्ड जजमेंटल यूज किया, तो मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा हमारे गाइडेंस नोट की तरफ। गाइडेंस नोट कहता है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर आपकी और आपके एसएससी की अगर भिड़ंत हो जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, एसएससी कहता है टैक्सेबल नहीं है, आपके तो टैक्सेबल है, राइट? आपका सिचुएशन यही है ना सर? तो यस डिपार्टमेंट का बड़ा इंस्टीट्यूट का बड़ा क्लियर है सर, जो आपके हिसाब से बनता है वो आप पहले रिपोर्टिंग उसके हिसाब से करो। और इस पे कई केस लॉज भी आ गए हैं जहां पे एसएससी ने नहीं करी, सीए ने नहीं करी है, तो उसकी जो सीपी है वो मुसीबत में आ गई थी। और कोई यंग सीए था, आई थिंक 1.5 साल पुरानी बात है, और टीडीएस के मुद्दे पे ही था, जिसमें उसने कहा सर यहाँ पे जो है डिफरेंस था, क्लैरिटी नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा भाई ये तेरा काम नहीं है डिसाइड करना, वो डिसाइड करने का काम जो है एओ का है। तेरे हिसाब से टीडीएस बनता है, आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है, उसकी अलाउबिलिटी है नहीं है, दैट इज नॉट योर वीडियो। तो आपके हिसाब से जो बनता है आप उसके हिसाब से टीडीएस, आप उसके हिसाब से डिस्काउंट डालो। प्लस जो एसएससी कह रहा है, एसएससी का व्यू पॉइंट लो आप, और एसएससी का व्यू पॉइंट लेके अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो, ताकि जब वो असेसमेंट कराएगा, बिकॉज यू सी आप जो कर रहे हो वो एंड ऑफ द डे नहीं है सर, दैट इज नॉट फाइनल। ये मेरा मानना, ये मैं नहीं कह रहा, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट कहता है। I hope I have given the answer to your satisfaction. थैंक यू। है वरुण जी। वरुण जी जी आपको 6 बजे तक सवाल पूछते रहना दीपक जी से, क्योंकि टाइम अपना सीपी आवर तभी मिलेगी जब 6 बजे तक का टाइम करेंगे तो तो क्या पूछे? ये कुछ इसमें दीपक जी, ये जो आजकल वो ट्रस्ट के डोनेशंस का आ रहा है, तो क्या उसको भी हमें कंपेयर करके देखना है? क्या वो कुछ कह रहे हैं ना कि बिल्कुल उनके अकाउंट में भी शो होगा, और किस तरह से होगा सर, वो अकाउंट में तो अभी डोनेशन? तक किसी के नहीं आया, लेकिन हाँ अब आपने हाँ मुद्दा रेस करा है, तो हाँ सर जी आप जब भी रिटर्न फाइल करें अपने सभी एसएससी से जो है फॉर्म 10BE मंगवा लीजिए। ओके हम आज के डेट में बिना 10BE आए कोई भी रिटर्न अपलोड नहीं कर रहे। आप ठीक जितने 10BE दोगे मैं उतने ही 10BE का आपको क्लेम अरेंज करा, मतलब आई मीन रिटर्न में मैं फाइल ठीक है। करूंगा। एक दूसरा, हम्म, मेरी सजेशन ये भी है सबको कि जितने फॉर्म 10BE आ रहे हैं सारे के सारे अनसाइंड मिल रहे हैं। अगर मैं लॉ पढ़ूं, रूल में कहीं नहीं लिखा कि आप अनसाइंड इशू कर सकते हो। अब मेरे पास जवाब में आर्गुमेंट क्या आता है? सर सिस्टम जनरेटेड। मेरा सवाल है सिस्टम जनरेटेड है तो कहां कौन से कानून में लिखा है कि सिस्टम जनरेट होने के बाद आप साइन नहीं करोगे? जो मेरा नोटिफाइड 10BE है बड़ा क्लियरली बोलता है, डेट भी लिखी जाएगी, साइन भी होंगे, तो साइन क्यों नहीं कर रहे हो आप? आप डिजिटली साइन करो, या आप उसको जो है फिजिकल साइन करो।
तो ये चैलेंज आ सकता है। मतलब हमारे सभी क्लाइंट्स के साथ जितने भी 10BE आए हैं सारे के सारे अनसाइंड है, सबको हमने ये बोल रखा भैया 10 साइन करा के। सो मच तो इवन दो मैंने ये मुद्दा ITD तक में भी रेस कर दिया है कि आप सिस्टम जब आपका जनरेट कर रहा है उसमें सिग्नेचर की जगह क्यों नहीं है, इट शुड बी देयर। पर आपको पता है कोई भी चीज सिस्टम में एक रात में तो चेंज होगी नहीं। अब उनको बोला है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक लेके गए हैं, फिर उस पर मीटिंग होगी, डिसाइड होगा क्या करना है, फिर वो इन्फोसिस को बताएंगे कि ये चेंजेस करनी है, देन इट विल बी टेस्ट। बट कम से कम 10BE तो लेके आओ। रीजन भी सर ये जो 10BE आ रहा है PDF जनरेटेड है, क्या मैं उसको चेंज नहीं कर सकता? क्या सर कर सकता हूँ। तो कम से कम सामने वाली पार्टी उसको साइन तो करे, उसको बाउंड तो करे, बिकॉज उसकी वैलिडिटी क्या है उस फॉर्म की। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं बिना ITR भी फाइल करे, उसको डिजिटली साइन करे, क्या वैलिड हो जाती है? नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक है। तो 10BE लें। बात तो यही कहा था कि ASTS में आएगा, पर ASTS में नहीं है, बट ले जरूर। उसके बिना आप अपने असेसीज का ATG का क्लेम मत फाइल करें, मेरी हम्बल सजेशन। सचदेवा जी भी हमारे बीच में हैं। सचदेवा जी नमस्कार। कोई आपका सवाल हो सचदेवा जी तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा मजा आ रहा है। बेटा मित्तल जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपके यहाँ से वॉइस आ रही है। सर मैं म्यूट नहीं कर सकता क्या? थोड़ा सा हाँ क्यों नहीं, आप म्यूट कर सकते हैं। मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कैसे करते हैं? जैसे मैंने किसी के नाम पे एक मिनट में आपको ना मैं ऑर्गेनाइजर बना देता हूँ आपको, बिल्कुल कर सकते हैं। म्यूट तो सर मैं भी करता रहता हूँ ऐसे बीच बीच में। म्यूट हो अच्छा, इनका कोई सवाल है गणेश भारद्वाज जी का? गणेश भारद्वाज जी सवाल पूछिए अगर पूछना चाहते हैं तो आप। आपका हैंड रेज किया हुआ था या कई बार गलती से भी रेज हो जाता है। तो members, if you do not have any more questions, then we can wind up the meeting as well. हेलो नहीं है? हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए। जी, ये जो जितने कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं या PSUs हैं, इनके अपने ट्रस्ट हैं कुछ, जैसे PF ट्रस्ट है, सुपर एनुएशन फंड ट्रस्ट है, ग्रेचुटी फंड ट्रस्ट है। ये अपना पैसा कलेक्ट करते हैं और कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ये कर देते हैं। तो ये जो ट्रस्ट क्रिएट होते हैं, इनके ऊपर क्या रिटर्न फाइल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? सर 1025 में जाएंगे तो 1025 के हिसाब से रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जब आप PF की अप्रूवल लेते हैं कमिश्नर से, तो वो आपको बाउंड करता है कि रिटर्न फाइल करना आपको पड़ेगा। अदरवाइज लॉ अगर आप पढ़ो, रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 1025 के। बट क्योंकि जो इनकी इनकम है ये बेसिकली टैक्सेबल वैसे तो होती नहीं है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा है इनके ऊपर तो वो भी मेंबर्स के बीच में करते हैं। सर तभी तो मैंने आपको सेक्शन 1025 का हवाला दिया ना जी। सेक्शन 1025 इज द कोड व्हिच गवर्न्स दीस ट्रस्ट्स। मतलब यदि कमिश्नर डायरेक्शन देते हैं तो रिटर्न फाइल करेंगे, नहीं तो नहीं करें। लेट मी टेल यू सर, सुनील जी एक बात बताइए, आपके हिसाब से इन तीनों ट्रस्ट की रिटर्न ITR 7 जानी चाहिए, ITR 5 जानी चाहिए? अगर जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो ITR 7 जानी चाहिए, अदरवाइज ITR 5 जानी चाहिए। पहली बात तो यह है कि तीनों की तीनों जो ट्रस्ट होती हैं इसमें जो बनती है वो रजिस्टर ही होती हैं। हाँ, इस केस में तो बिल्कुल तीनों की तीनों रजिस्टर्ड ही है, क्योंकि अप्रूव्ड नहीं है तो उसकी कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं। हाँ तो भी तो पूछना, अप्रूव्ड है, अगर अप्रूव्ड ट्रस्ट है तभी तो 1025 लगेगा सर। अगर अप्रूव नहीं हो तो 1025 नहीं लगेगा ना जी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो एक्चुअली में रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है इनको। चलिए हमारा कर्तव्य है तो कौन सी होनी चाहिए, 5 या 7? मैं सेक्शन 1025 एक बार देखूंगा, बट मोस्टली केसेस में रिटर्न फाइल होती नहीं है इनकी, तो इसलिए इस पे कुछ कंट्रोवर्सी है इस पॉइंट में। आपकी जो नहीं सर, दो एस्पेक्ट हैं।
आप नहीं करते हो या करते हो, वो अलग एस्पेक्ट है। सवाल है कि अगर मान लीजिए मैं आपको कोकी जी को मैं हायर करता हूँ, ये मेरी अप्रूव ये ट्रस्ट है, इसकी रिटर्न फाइल करनी है, ये नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, करनी है, तो आप मेरे को ITR 5 सजेस्ट करोगे, ITR 7 सजेस्ट करोगे? भाई ITR 7 तो इसके इसमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम कुछ जल्दी से बनेगी नहीं इसमें, क्योंकि ये तो फंड पेंडिंग भी होता है, जरूरी नहीं कि वो फंड डिस्टर्ब किया हो। सिर्फ जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट इनकम है वही डोनेशन होता है। यदि हम ITR 7 भरते हैं तो हमें इधर इनकम लेनी पड़ेगी और उधर हमें एप्लीकेशन दिखानी पड़ेगी, वरना टैक्सेबल हो जाएगी। तो इनकम ही नहीं है तो सर मैं इनकम क्यों दिखाऊंगा? और हाँ, तो नेचुरली तो एक्चुअली में इनकम है ही नहीं इसमें। लेट मी टेल यू सर, ITR 5 बनती है लेकिन ITR 7 ही होती है। ITR लीगली ITR 5 बनती है, लेकिन अच्छा। सारी दुनिया ITR 7 ही फाइल करती है और ITR 7 एक्सेप्ट भी होता है लीगली स्पीकिंग। क्योंकि वैसे अगर आप लॉ पढ़ो, लॉ ये नहीं कहता कि आपकी एप्लीकेशन है या नॉन एप्लीकेशन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है सेक्शन 139 में अगर मैं जाता हूँ, 139(1) में, या रीड विद रूल 12 में जाता हूँ, तो रूल 12 जो है सेक्शन 1025 का हवाला नहीं देता, सेक्शन 139 का हवाला देता है। और सेक्शन 139 में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट है जो 11 और 12 में रजिस्टर्ड है। 1025 में रजिस्टर्ड वो 11-12 ये 1025 की ट्रस्ट होती है, ये 11-12 की ट्रस्ट नहीं होती, इसकी ITR 5 लगेगी। जो 11-12 में रजिस्टर्ड है उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है कि वो ITR 7 जाएगी उनकी। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मैं ट्रस्ट रजिस्टर करा ली, एग्जम्पशन नहीं मिली तो ITR 5 थोड़ी लूंगा, तब भी ITR 7 ही लगेगी। समझ रहे हैं आप? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो एक्चुअली में 139 में कहीं भी इस चीज को मेंशन ही नहीं किया हुआ कि इनके ऊपर कोई लायबिलिटी आती है नहीं आती है, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है कभी। क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोविजन से गवर्न है। हाँ, वो 1025 से गवर्न है, वो सेक्शन 11-12 से गवर्न है। हाँ, वो 11-12 से बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 11-12 होगा या 1023C होगा यूनिवर्सिटी वगैरह। भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है वो ITR 5 भरते हैं क्योंकि वो AOP की कैटेगरी में फॉल करते हैं वो। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सॉरी। हाँ वरुण जी। दीपक जी, जैसे ठीक है, थैंक यू। फॉरेन ब्रांच है, अब वो उसके अकाउंट्स इंडियन कंपनी की फॉरेन ब्रांच है, वो यहाँ मर्ज होते हैं। इंडियन कंपनी की फॉरेन ब्रांच है, अच्छा जी ठीक है। तो जो वहाँ के खर्चे हैं, इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी, कंसोलिडेट होकर जाएगी, तो जो TDS के प्रोविजंस है हमारे विथ होल्डिंग टैक्स के और TDS के, तो उसके जो एक्सपेंडिचर हैं, तो उस फॉरेन ब्रांच के कुछ खर्चे मान लिया कि वो इंडिया से हो रहे हैं, मतलब इंडियन वेंडर्स उसको सर्व कर रहे हैं और उसको पेमेंट फॉरेन कंपनी, उस ब्रांच की जो पेरेंट है इंडिया में, वो कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ दैट ब्रांच। ठीक है, इट्स एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द इंडियन कंपनी। ओके, यस। तो अब प्रश्न ये है कि उस पे विथहोल्डिंग टैक्स TDS जो है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर पहली बात तो ये बताइए, जो वेंडर है वो रेजिडेंट के साथ, सॉरी, जो इंडियन कंपनी है वो रेजिडेंट के साथ डील कर रही है या नॉन रेजिडेंट के साथ डील कर रही है? एक। दूसरा, रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट है। इंडियन जो इंडियन कंपनी जिसकी फॉरेन ब्रांच है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? इंडियन कंपनी रेजिडेंट है और उसकी ब्रांच तो फॉरेन कंट्री में है, उसको तो इंडिया से मना नहीं कर रहा, उसका स्टेटस क्या है? इज इट रेजिडेंट और इज इट रेजिडेंट, इज इट नॉन रेजिडेंट? नहीं, ब्रांच का रेजिडेंशियल स्टेटस तो नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा एज ए ब्रांच देखे तो, बट वो चूंकि कंपनी की आर्म है तो वो रेजिडेंट ही है। ब्रांच की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सर। हाँ, आज मान लो मैं इंडिया में, तो उसका स्टेटस जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ रहा है। तो सवाल ये है कि अब जब मैं पेमेंट, आपने मान लिया कि रेजिडेंट है, तो अगर एक रेजिडेंट दूसरे रेजिडेंट को सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहा है तो प्रोविजन मेरे कौन से लगेंगे सर? मेरे वही लगेंगे जो रेजिडेंट टू रेजिडेंट लगते हैं। तो अब उस हिसाब से आप देख लीजिए, सेक्शन 206C लगेगा या 194R लगेगा, 194S लगेगा, 194M लगेगा, C लगेगा, H लगेगा।
जो रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस तो फॉरेन ब्रांच को दे रहा है और मना नहीं कर फॉरेन रहा ब्रांच सर, का मना नहीं पेमेंट कर रहा, तभी यदि मैंने वो करती है तभी आप सर तभी तो मैंने आपसे पूछा कि उसका स्टेटस क्या है। आपने खुद एक्सेप्ट किया कि वो स्टेटस उसका कुछ हो ही नहीं सकता, इट इज अल्टीमेटली अ रेजिडेंट ओनली, राइट। अच्छा चलिए एक और पूछता हूँ आपसे, तो आप ये कह रहे हो कि सर टैक्स करना ठीक है। सर इंडिया में फॉरेन बैंक है सर, हाँ जी, स्टैंड चार्ट है, स्टैंड चार्ट इंडिया के अंदर ब्रांच खोल के बैठा सर, हाँ जी। मैं उसके साथ काम करता हूँ सर। अब मैं रेजिडेंट के साथ डील कर रहा हूँ या नॉन रेजिडेंट के साथ डील कर रहा भाई उस केस में तो जो फॉरेन ब्रांच है उसके इंडियन ऑपरेशन पे तो इंडिया में टैक्स लगेगा, तो हम हूँ? तो सर आप प्लीज, आप, मैं क्वेश्चन ए पूछ रहा हूँ, आप ए का जवाब नहीं दे रहे, आप उसमें सी डी ई एफ जी लेके आ रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है ना। फिर आप आंसर, आप बोलिए ना कि आंसर नहीं है, तो फिर मैं आपको आंसर करूंगा। इफ यू ट्राई टू गिव मी ए एफ जी, तो वो आंसर में मजा नहीं आएगा। मैं तभी तो पहुंचेंगे उस सिचुएशन पे, आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आंसर आपसे तो चाह रहा हूँ कि आपसे निकले, फैक्ट तो हम डिस्कस करेंगे ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने एक एग्जांपल दिया, मैंने एक एग्जांपल आपको एक क्रॉसपोंडिंग एग्जांपल दिया। एक फॉरेन कंपनी की इंडियन ब्रांच है सर, आप उसके साथ डील कर रहे हो, आप उसको सामान बेच रहे हो। मेरा सवाल है, आर यू डीलिंग विद रेजिडेंट और आर यू डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स परस्पेक्टिव? रेजिडेंट सर नॉन रेजिडेंट है सर, क्योंकि ब्रांच का अपना कोई स्टेटस नहीं होता। स्टेटस किसका होता है? स्टेटस उसकी कंपनी का होता है सर, वो कंपनी नॉन रेजिडेंट है आज। अच्छा चलिए बात बताइए, आज इंडिया में वरुण कुमार जी इंडिया से बाहर चले गए काम धंधे के लिए, वहीं रहने लग गए, उनकी एक प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है। उन्होंने कहा यार हम आपसे सेमिनार में मिला था, वेबिनार में मिला था गुप्ता जी वाले, राइट। तब उसके बाद हमने डिस्कशन करी, तो ये मेरी प्रॉपर्टी किराए पे, आपने किराए पे ले ली, मैंने किराए पे ले ली। सर आपका रेजिडेंट क्या है सर? आप रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो सर? नॉन रेजिडेंट हो गया ना सर, तो नॉन रेजिडेंट होकर सेक्शन 1 ट्रिगर कर गया। आप एक साल बाद वापस आ गए, आप रेजिडेंट हो गए, तो 195 से बाहर निकल आऊंगा, 194 आई में चला जाऊंगा। सर कंप्लायंस के लिए पहले मुझे देखना तो पड़ेगा कि मैं रेजिडेंट से डील कर रहा हूँ या नॉन रेजिडेंट से डील कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। तो अगर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू रेजिडेंट्स है तो रेजिडेंट वाले प्रोविजन लगेंगे, फिर ट्रांजेक्शन बिटवीन वन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, उस हिसाब से आप प्रोविजन लगेंगे। एक प्रॉपर्टी में बेचता हूँ, 194 आईए भी लग सकता है, 195 भी लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला जो है, जो सेलर है, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि लोगों ने गलतियां करी हैं ये वाली। इसमें मेरा ओपिनियन ये आ रहा था कि हम तो फॉरेन ब्रांच के साथ डील कर रहे हैं, तो विथहोल्डिंग टैक्स होना ही नहीं चाहिए। सर तभी तो पूछ रहा हूँ, आप उस ब्रांच का स्टेटस क्या है? हाँ, ब्रांच अब आपने ब्रांच क्लियर कर दिया है, ब्रांच रेजिडेंट से कर रहे हैं तो वो टैक्स, सारी पेमेंट टैक्स कट के ही मिलेगी। ये मैं समझना सर, मैं फॉरेन ब्रांच की इंडिया में, फॉरेन बैंक की इंडिया में ब्रांच उसका डील कर रहा हूँ, तो रेजिडेंट का डील कर रहा हूँ। नो सर, नॉन रेजिडेंट का डील कर रहे हो तो नॉन रेजिडेंसीज के सारे जो हैं प्रोविजन लगेंगे सर। वो इंपॉर्टेंट नहीं है वो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि लगेगा नहीं लगेगा। आज मान लो आप नॉन रेजिडेंट हो और आपका मैं रेंट जो है एनआरओ अकाउंट में दे रहा हूँ, पैसा तो इंडिया से बाहर नहीं गया, लेकिन नॉन रेजिडेंट को तो दे रहा हूँ, टीडीएस उसी हिसाब से कटेगा, प्रोविजन उसी हिसाब से लगेंगे। चलिए सर 550 हो गए सर गुप्ता जी, आई थिंक अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। हाँ जी जी। दीपक जी कुछ, हेलो हेलो दीपक जी, दीपक जी आजकल अभी मैंने सुना था कि कुछ टाइम से कुछ नोटिस वगैरह आए हैं इंडिया में, जो कि रिलेटेड है फॉरेन एसेट्स होल्ड करने के से रिलेटेड। किसी इंडियन की फॉरेन एसेट्स कोई होल्ड के रखी है, उसने कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन में, इस तरह की कोई एक लिस्ट बनी है डिपार्टमेंट में, कोई 250-300 लोगों की। कुछ है इस बारे में जानकारी, क्या है वो क्या नहीं है? मेरा पॉइंट ही नहीं है। हाँ है सर, है सुनील जी, है कुछ रीजन ये सर आज की डेट में नहीं, मैं एक्चुअली में उसमें मेरी क्वेरी थी, इसलिए मैंने पूछा कि इस तरह का कुछ है तो। पूछिए क्वेरी पूछिए। ब्लैक मनी एक्ट में आएगा। एक्चुअली में मुझे ये मालूम करना है, मतलब एक क्लाइंट है मेरा, उसकी कोई फॉरेन एसेट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास एक नोटिस आ गया
हाँ और उस नोटिस का रिप्लाई दे दे कि भाई हमारे ना तो कोई फॉरेन एसेट्स है, ना हमने कभी इन्वेस्ट किया, ना हमारे पास कोई हाँ इनकम जनरेट हुई। उनका कहना ये है कि भाई यदि आपके पास है, हाँ उन्होंने डिस्कवर किया है कि जी आपकी कोई फॉरेन एसेट्स है और हाँ, ठीक आपने है इनकम टैक्स रिटर्न में उसको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है हाँ। अब वो तो हमने ये कहते उसका हैं ना, नोटिस का अगर जवाब आपका दे दिया बैंक कि अकाउंट भी है, अगर आपका किसी फॉरेन कंट्री में बैंक अकाउंट भी है, कोई एफडीआर है, उसको भी वो एसेट ही मानते हैं, तो उसका भी नोटिस आ ही रहे हैं। हाँ वो आ रहे हैं। तो मेरे हाँ जानने का पर्पज ये था, हमने रिप्लाई तो दे दिया, हमने अपनी तरफ से तो क्लोज कर दिया मैटर, हाँ, ये सी लेकिन ब्लॉक इसका से एक नोटिस आ रहे हैं, ये नॉर्मली सी ब्लॉक से नोटिस आ रहे हैं, सिविक सेंटर से। सी ब्लॉक सिविक सेंटर से ना। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ तो हाँ उसमें मेरा तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये था जरा सा कि जैसे हमने रिप्लाई दे दिया, तो उसके बाद उनका जो प्रोसीजर है, मान लिया हमने रिप्लाई दिया तो उनके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो सेटिस्फाई होंगे या फिर वो नहीं होंगे। यदि हाँ वो सेटिस्फाई है तो मैटर क्लोज हो जाएगा। हाँ हाँ यदि वो नहीं है सेटिस्फाई, वो कहते हैं कि नहीं यार इनकी तो कुछ ना कुछ है, हाँ, तो ठीक है क्या ना, ये, हाँ जी, वो हाँ फिर आपको जी, दोबारा आगे क्या नोटिस एक्शन लेंगे भेजेंगे, उसमें? दोबारा हाँ जी। नोटिस भेजेंगे, 10 लाख रुपए की पेनल्टी आप जमा करवाओ, और आप हम्म रीजन बताओ कि ये पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए आप पर। हम्म। अगला स्टेप ये होने वाला है इसका। तो ये जो अगला स्टेप होगा तो ये उसी डिपार्टमेंट से ही आएगा, या ये नॉर्मल जो आपका जो जहां पर आपका वार्ड है, जहां आपका ये बनता है ना, नहीं नहीं, जुरिडिक्शन बनती है। यहीं से इसीलिए आएगा। मैं स्क्रीनशॉट देख रहा था और कि दो तीन आपने एक चीजें और हैं। चीज फर्स्ट नोटिस चीज की ये है होगी कि कि लास्ट हाँ टाइम जी, ये जो जो इन्होंने चीज है मैसेज ना, किया था उसके हिसाब से इसमें दो क्या ढाई लाख होगा, रुपए का जो अमाउंट है एक वो और एडजस्ट बात होना भी था। है अब कि आप इसमें ये क्या समझा आपके रहे हैं? प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है चीज। दूसरी बात, मनु जी आए थे, मनु जी के साथ ये मेरी डिस्कशन आपको हुई थी, भाई बोला था मैं 18 रुपए लेटर आ करवा रहा दूंगा, है हाँ नोटिस। उसके हिसाब से भी मेरे पास बिल नहीं आया। अगर आप हाँ हाँ हाँ। ऑनलाइन देखोगे ना, ऑनलाइन आपके प्रोफाइल में मुझे ये इसको चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो समझ रही। नहीं रहा, तो आप इसको एक्सप्लेन करो। ये ये ऑनलाइन आ ही जितने नहीं रहा ना। हाँ, ऑनलाइन नहीं आ रहा, ये जितने भी नोटिस है बाई पोस्ट ही आ रहे हैं। हाँ भाई, पोस्ट ही आ रहे हैं, मैंने पोर्टल पे ढूंढा, ये पोर्टल पे मिला ही नहीं कहीं पे। पोर्टल में है ही नहीं, है ही नहीं पोर्टल पे, क्योंकि हमारे भी एक दो हाँ। केसेस है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें अच्छा ये अच्छा है कि अच्छा। अगला स्टेप ये होगा कि आपको शो कॉज नोटिस आएगा कि वो 10 लाख रुपए वाली पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए आप पे, ब्लैक मनी एक्ट के हाँ, अंदर। ये था कि ये जो ओवरऑल डिवीजन है, मैंने आपको बोला था ना तो 50-50% उस टाइम होगा। पे ये दे आर एक्सपेक्टेड कि कुछ वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि वो आपका ये सबमिट किया, अकाउंट है हमारे पास, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो 2 इशू इन डिसाइड पोजीशन। होगा मेरा एक्चुअली और देखिए सौरभ। ऐसा है, वो आप रीजन अभी भी मांग सकते हैं, वो आपसे, आप उनसे ये रीजन अभी भी मांग सकते हैं। कई बार क्या होता हाँ है इसमें कि आपका हाँ जैसे मान लो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के साथ एक एफडी अकाउंट रिलेटेड है, आपने हाँ जो हाँ। आईटीआर भरी उसमें खाली सेविंग अकाउंट दे दिया, वो एफडी अकाउंट नहीं हम्म दिया, तो उस तरह से भी हम्म वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, समझ रहे हो आप। आपने तो सोचा मैंने हम्म। फॉरेन अकाउंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या है उससे वो कहेंगे जी ये वाला अकाउंट नहीं आपने डिक्लेयर किया, हम्म। तो तो उस तरह से भी नहीं, बिल्कुल चीजें ठीक हो बात है। रही हैं। हाँ, तो मुझे इस बारे में फर्दर कुछ जानना है, तो आप अरे बता मुझसे रहे बात जैसा कर आपके लेना पास, आप अलग से, आप मुझसे बात कर ठीक है लेना ना? अलग से। हाँ हाँ, मैं करूंगा। हाँ 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 जो फर्स्ट बिलिंग थी जो ठीक है, अगेंस्ट हमने ठीक है। रिसीव हुआ था अमाउंट हाँ जी। 921, उसका मैंने ऊपर रेफरेंस शीट आपको शेयर की हुई है, 923 और 22 का अलग है शीट। तो आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस नाउ, तो वी आर रियली थैंकफुल टू सी दीपक भूलूसरिया जी फॉर दिस वंडरफुल डेलिब्रेशन। हेलो। और आपने टॉपिक को तो कवर किया ही किया, टॉपिक के अलावा भी बहुत सारी क्वेरीज जो मेंबर्स की थी अदर देन द टॉपिक आल्सो he covered them very beautifully, so we are really thankful to the speaker and to all the participants for their active participation. Thank you very much. And we are considering holding a physical seminar also in the month of August. थोड़ा सा लोग भी थोड़े फ्री हो जाएंगे तो अगस्त में कोशिश करेंगे कि भाई फिजिकल सेमिनार करें, बाकी जैसी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से किया जाएगा। So thank you all and I दीपक welcome जी, हाँ I हाँ welcome मेरे your offer of physical seminar. हाँ नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। एंड दीपक जी विद योर परमिशन वी आर वाइंडिंग अप द मीटिंग नाउ। दीपक जी।
और दीपक जी फोन पर हैं, शायद बिजी हैं, तो वी आर एंडिंग द मीटिंग नाउ। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।